विशाल ग्राउंड में सैकड़ों बच्चे लाइन में खड़े थे और माहौल पूरी तरह से शांत था। स्टेज पर मौजूद हेडमास्टर ने माइक संभालते ही ऐलान किया कि आज मार्शल सोल अवेकनिंग सेरेमनी की शुरुआत होने जा रही है। भीड़ में खड़ी लियू रुयान बहुत परेशान दिख रही थी। उसके मन में बस यही डर सता रहा था कि क्या वो कभी कल्टीवेट कर भी पाएगी या नहीं। ठीक उसके पास खड़ा ली तियान बिल्कुल शांत था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए ये सब वही पुरानी घिसी पिटी कहानी थी। तभी ग्राउंड में अफरा तफरी मच जाती है। चू मुकियांग अपने साथियों के साथ रौब झाड़ते हुए आगे बढ़ता है और सबको रास्ते से हटने को कहता है। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी और वो सीधा रुयान और तियान की तरफ बढ़ रहा था। वो सीधा ली तियान के सामने आकर रुकता है। उसकी आंखों में ली तियान के लिए साफ नीचा दिखाने का भाव था। वह मुस्कुराते हुए ताना मारता है, वाह देखो तो कौन है, सालों पहले शुरुआती टेस्ट का टॉप स्कोरर। 3 साल तक कचरा बनने के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत हुई। ली तियान बिना किसी डर के उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। आसपास के बच्चे तमाशा देखने लगते हैं। तभी स्टेज से हेडमास्टर चिल्लाकर नाम पुकारते हैं, चू मुकियांग ऊपर आओ। मुकियांग तियान को एक घमंडी नजर से देखता है और तेजी से स्टेज की तरफ भागता है। वह जाकर अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़ा होता है। जैसे ही वो स्टोन को छूता है उसमें से एक चमकीला गोल्डन लाइट निकलने लगता है। ये देखकर हेडमास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चिल्लाते हैं, एस ग्रेड, ये तो एस ग्रेड मार्शल सोल है। आखिरकार हमारी एकेडमी को ऐसा जीनियस मिल ही गया जो देश के टॉप 10 स्कूलों में जाएगा। मुकियांग के पीछे एक विशाल सुनहरे योद्धा की परछाई प्रकट होती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक और घमंडी मुस्कान तैर जाती है। मुकियांग अपनी इस जबरदस्त ताकत को देखकर खुशी से पागल हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा और चिल्लाया, हा हा हा, ये सच में मेरे खानदान का महान ओवरलॉर्ड शियांग क्लैन मार्शल सोल है। उसने अपने हाथों में ऊर्जा समेटी और चिल्लाया, मार्शल सोल पसेसिव। उसी पल वह विशाल सुनहरा योद्धा और उसका भाला मुकियांग के शरीर के साथ जुड़ गए। पूरे मैदान में उसकी ताकत की गूंज फैल गई। मुकियांग घमंड से मुड़ा और लितियान की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर एक नीचा दिखाने वाली मुस्कान थी। उसने सोचा, अब तो मुझे भी देखना है कि तेरे जैसा कचरा किस घटिया मार्शल सोल को जगा पाता है। हेडमास्टर ने अगला नाम पुकारा। अगली बारी लियू रुयान की है। लियू रुयान घबराते हुए सीढ़ियां चढ़कर स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त मुकियांग अकड़ के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। नीचे खड़ा ली तियान एकदम गंभीर नजरों से रुयान को देख रहा था। रुयान ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ धीरे से उस नीले चमकते हुए स्टोन पर रख दिए। शुरुआत में स्टोन में हल्की सी रोशनी चमकी, लेकिन तभी अचानक स्टोन से एक तेज नीली रोशनी का धमाका हुआ और पूरे स्टेज पर प्रकाश फैल गया। नीचे खड़े स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब हैरान होकर स्टेज की तरफ देखने लगे। रुयान की आंखों में रहस्यमयी बैंगनी रोशनी चमकी और उसके ठीक पीछे लाल पोशाक में हाथ में वाद्य यंत्र लिए एक देवी प्रकट हुई। हेडमास्टर खुशी से चिल्ला उठे, यूजी, ये तो एक टॉप टियर बैटलफील्ड सपोर्ट मार्शल सोल है। पूरे ग्राउंड में बच्चों का शोर गूंज उठा कि एक और एस ग्रेड मार्शल सोल मिल गया। हमारी एकेडमी तरक्की कर रही है। रुयान सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बच्चे फुसफुसाने लगे कि हम सोचते थे ली तियान आसमान छुएगा, पर असली चुनिंदा योद्धा तो चू मुकियांग है। मुकियांग मुस्कुराते हुए रुयान का रास्ता रोकता है। रुयान का चेहरा शांत पर हैरान सा रहता है। मुकियांग घमंड से कहता है, अब तो तुम्हें साफ दिख गया होगा ना, सिर्फ मैं इस एकेडमी का नंबर 1 तुम्हारे लायक हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्या कहती हो? सबके तानों और हलचलों को नजरअंदाज करते हुए ली तियान शांत कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है। अवेकनिंग स्टोन के सामने खड़े होकर वो अपना हाथ धीरे से उसकी सतह पर रखता है। स्टोन के अंदर का जादुई चक्र सोने जैसी सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। अगले ही पल तियान के शरीर से तेज रोशनी की लपटें निकलने लगती हैं। पूरा आसमान अचानक काले बादलों से घिर जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर अचानक बादलों को चीरती हुई सुनहरी रोशनी की एक विशाल किरण सीधे आसमान से जमीन पर गिरती है। बादलों के बीच बादशाही चमक के साथ एक दिव्य सुनहरा पैलेस प्रकट होता है। महल के विशाल गोल्डन डोर खुलते हैं, जहाँ से चमकता हुआ शाही दरबार और ड्रैगन की नक्काशीदार भव्य खंभे नजर आने लगते हैं। उस विशाल पैलेस के अंदर का नजारा ही अलग था। चारों तरफ गोल्डन ऑरा चमक रहा था और सामने खड़े थे महाशक्तिशाली योद्धा। बीच में भाला थामे खड़े थे एम्परर। एक तरफ चाबुक वाला डेंजरस वॉरियर और दूसरी तरफ शाइनिंग आर्मर में वीर योद्धा। ली तियान की आंखों में एक अलग ही स्पार्क आ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक कड़क आवाज गूंजती है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, ह्यूमन एम्परर सिस्टम हॉल ऑफ हीरोज अवेकन हो चुका है। अंतरिक्ष में एम्परर का एक विशाल गोल्डन अवतार ली तियान के सामने प्रकट होता है। सिस्टम आगे अनाउंस करता है, होस्ट लेवल डिटेक्ट हुआ है, ब्लैक आयरन आई। ली तियान के चेहरे पर एक किलर स्माइल आ जाती है। वह धीरे से बड़बड़ाता है, द ह्यूमन एम्परर सिस्टम हॉल ऑफ हीरोज। अगले ही पल उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को सहन न कर पाने की वजह से अवेकनिंग स्टोन चकनाचूर होकर हवा में टूटने लगता है। नीचे खड़े सारे स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाता है। सब चिल्लाने लगते हैं, अरे अवेकनिंग स्टोन ही टूट गया, ये नामुमकिन है यार। माइक पर खड़े हेडमास्टर साहब शॉक में आ जाते हैं। वे कांपती आवाज में कहते हैं, ऐसा कौन सा भयानक मार्शल सोल है जो अवेकनिंग स्टोन को ही ब्लास्ट कर दे? क्या ये लेजेंडरी एसएस ग्रेड है? ये सुनते ही मुकियांग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसकी जल के राख हो जाती है और वो मन ही मन बोलता है, ये कचरा इंसान एसएस ग्रेड कैसे हो सकता है? रुयान पहले तो उदास होकर आंखें बंद कर लेती है, पर एसएस ग्रेड की बात सुनते ही उसकी बाछें खिल जाती हैं।
वह मन ही मन मुस्कुराकर सोचती है, एसएस ग्रेड चुमुकियंग से भी पावरफुल। मुझे पता था मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन तभी सिस्टम का असली स्टेटस सबके सामने फ्लैश होता है। हीरो एम्परर, स्यूडो डी ग्रेड, ईएक्स ग्रेड। ये देखते ही पूरे क्राउड में सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक ठहाके गूंजने लगते हैं। एक स्टूडेंट हाथ उठाकर चिल्लाता है, अबे इतना बड़ा ड्रामा किया और निकला क्या? एक घटिया डी ग्रेड मार्शल सोल। दूसरी लड़की उंगली दिखाकर पागल की तरह हंसते हुए तंज कसती है, अरे इसके पास तो कोई हथियार तक नहीं है, इस मार्शल सोल का क्या करेगा? स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देगा क्या? ये सुनकर चुमुकियांग अपनी हंसी रोक नहीं पाता और पेट पकड़कर जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है। हा 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 हा, क्या फुसकी बम निकला। मामला संभालते हुए टीचर अनाउंस करते हैं, शायद अवाकनिंग स्टोन में एनर्जी के गड़बड़ फ्लो की वजह से ये ब्लास्ट हुआ था। फिर वे ली तियान की तरफ मुड़कर बोलते हैं, ली तियान तुम अभी नीचे जा सकते हो। हर मार्शल सोल की अपनी एक ताकत होती है, घर जाकर इसे अच्छे से समझो। ली तियान शांति से सिर झुकाकर कहता है, थैंक यू सर। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, अपने हाथ को देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। इन मामूली इंसानों को क्या पता कि ह्यूमन एम्परर की असली पावर क्या चीज है। टीचर पूरे ग्राउंड की तरफ देखकर आखिरी अनाउंसमेंट करते हैं, इसी के साथ आज की अवाकनिंग सेरेमनी खत्म होती है। दोपहर के कॉम्बैट टेस्ट के लिए कोई भी लेट मत होना, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। और इसी के साथ सारे स्टूडेंट्स अपने अपने रास्तों पर निकलने लगते हैं। जैसे ही ली तियान आगे बढ़ता है, चू मुकियांग बीच रास्ते में आकर उसकी छाती पर उंगली ठोक देता है। ली तियान, मुझे तेरा ये शांत चेहरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आसमान भी गिर पड़े तो तू पलक तक नहीं झपकाएगा। किसको इम्प्रेस करने का नाटक कर रहा है तू? ली तियान बिना डरे सीधे उसकी आंखों में देखकर ठंडे तेवर में पेलता है, एक समझदार कुत्ता कभी किसी का रास्ता नहीं काटता। ये सुनते ही चुमुकियांग का दिमाग सनक जाता है। उसकी मुट्ठी पर नीली बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। अभी के अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। तभी हेडमास्टर कड़क आवाज में बीच में आ जाते हैं, सबके सब रुक जाओ। बहुत फालतू एनर्जी भरी पड़ी है क्या? अपनी ये सारी गर्मी दोपहर के कॉम्बैट टेस्ट के लिए बचा कर रखो। अगर किसी ने भी पर्सनल फाइट की तो सीधे डिस्क्वालीफाई। चुमुकियांग अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्से से खौल उठता है। कहानी 3 साल पहले की एक सुनसान गली में जाती है, जहाँ चू मुकियांग जबरदस्ती लियू रुयान का हाथ पकड़कर धौंस जमा रहा था। लियू रुयान, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, क्या सोचती है? तभी ली तियान वहाँ भागते हुए आता है और बिना एक पल गंवाए चू मुकियांग के मुंह पर एक जोरदार पंच जड़ देता है। मुक्का लगते ही चू मुकियांग धड़ाम से जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ली तियान तुरंत रुयान को अपने पीछे करके ढाल बन जाता है। जमीन पर पड़ा चू मुकियांग आंखें तरेर कर खूंखार तेवर में बड़बड़ाता है, लियू रुयान सिर्फ मेरी है। ली तियान, आज जो तूने मुझे मुक्का मारा है ना, उसकी कीमत तुझे आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ेगी। लियू रुयान गुस्से से तमतमाती हुई ली तियान के पास आती है और कड़क आवाज में कहती है, ब्रदर तियान, आखिरी बार तुम्हें ब्रदर बोल रही हूँ, आज से हमारे बीच सब खत्म। ली तियान अपनी शांत पर पैनी नजरों से उसे घूरते हुए पूछता है, सोच लिया? रुयान सीधा उसकी छाती पर उंगली तानकर अकड़ दिखाते हुए चिल्लाती है, अपना ये बेकार मार्शल सोल देखा है? और जरा मेरा ए लेवल यूजी देख। अब हम दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, समझे? तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। ये सुनकर ली तियान उसे जाता हुआ देखता है। रुयान सीधे चू मुकियांग के पास पहुंच जाती है। ली तियान मन ही मन मुस्कुराता है, चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें अपनी इस बड़ी खुशी में शामिल करने वाला था, पर लगता है तुम इस लायक ही नहीं थी। उसी दोपहर ग्राउंड में ली तियान को देखते ही सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ उंगलियां उठाकर मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का तंज कसता है, अबे देख, ये वही एक्टर वाला मार्शल सोल वाला है ना? दूसरी लड़की हंसते हुए ताना मारती है, इतना कचरा मार्शल सोल मिलने के बाद भी इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ कॉम्बैट टेस्ट देने आ गया। तभी मैदान में चू मुकियांग की एंट्री होती है और उसकी एक झलक पाने के लिए सारे स्टूडेंट्स पागलों की तरह उसकी तरफ भागते हैं। चू मुकियांग आ गया, रास्ता छोड़ो भाई, लड़कियां चिल्लाती हैं, मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। एक तो कैमरे के साथ भागते हुए बोलता है, जल्दी चल, एक फोटो खिंचवा लेते हैं, बाद में शो ऑफ करने के काम आएगी। चू मुकियांग लियू रुयान का हाथ थामे हवाबाजी झाड़ते हुए ली तियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अकड़कर बोलता है, दफा हो यहाँ से, ये जगह तेरे जैसे कचरे के खड़े होने के लिए नहीं है। तभी रुयान बीच में आकर चू मुकियांग को रोकती है और ली तियान की तरफ नीची नजर से देखते हुए बोलती है, छोड़ो न कियांग भैया, इसके पास बचा ही क्या है, बस एक कबाड़ मार्शल सोल, इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो चू मुकियांग का हाथ और कसकर पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए ताना मारती है, आज का दिन खत्म होने दो, फिर देखना इस कचरे को कोई याद भी नहीं रखेगा। हेडमास्टर माइक हाथ में थामकर कड़क आवाज में अनाउंस करते हैं, मार्शल टेस्ट शुरू होता है। स्टेज पर आने वाले सभी स्टूडेंट्स अपने सामने मौजूद पपेट पर पूरी ताकत से अटैक करेंगे। पपेट के चेहरे पर आपकी पावर का स्कोर दिखाई देगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। हेडमास्टर आगे इशारा करते हुए बोलते हैं, मुकियांग, सबसे पहले तुम आओ और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल कायम करो। ये सुनते ही चू मुकियांग के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है। चू मुकियांग पूरे आत्मविश्वास के साथ सीढ़ियां चढ़कर अखाड़े के बीचों बीच पहुंचता है। वो पूरी ताकत से गरजते हुए कहता है, पहाड़ों को हिला देने वाली ताकत और इस युग पर राज करने वाला जज्बा। अगले ही पल मैदान में एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। चू मुकियांग अपनी मार्शल सोल को बुलाता है। उसके ठीक पीछे एक विशालकाय चमकता हुआ सुनहरा योद्धा प्रकट होता है, जिसने भारी कवच पहन रखा है और हाथ में एक महाविनाशक भाला पकड़ रखा है। मुकियांग के अपने हाथ में भी एक भाला आ जाता है, जिस पर आग की लपटें उठने लगती हैं। अपनी पूरी ताकत और सुनहरे योद्धा की शक्ति को एक साथ मिलाकर वो सामने खड़े टेस्टिंग पपेट की तरफ एक जोरदार छलांग लगाता है और अपने जलते हुए भाले से सीधा प्रहार करता है। हमले की तीव्रता को भांपते हुए पपेट तुरंत अपने बचाव के लिए एक नीले रंग की हेक्सागोनल एनर्जी शील्ड बना लेता है। बूम! जैसे ही मुकियांग का भाला उस शील्ड से टकराता है,
पपेट के सिर पर लगा डिजिटल मीटर पागलों की तरह तेजी से घूमने लगता है। नंबर तेजी से बढ़ते हैं और अंत में एक हैरान कर देने वाले स्कोर पर आकर रुक जाते हैं, 998। ये विशाल स्कोर देखते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है और फिर अगले ही सेकंड सारे स्टूडेंट्स खुशी और हैरानी से पागल हो जाते हैं। हर कोई तालियां बजाने लगता है। चू मुकियांग भाला लहराते हुए लीतियान की तरफ देखकर घमंड से चिल्लाता है, देख कचरे, ये पावर स्कोर ही तेरी औकात है। धमाका इतना तगड़ा था कि पपेट वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। तभी प्रिंसिपल खुद हवा में छलांग लगाकर सीधा रिंग में लैंड करते हैं और चिल्लाते हैं, शानदार। सियांग क्लैन की मार्शल सोल का जवाब नहीं, क्या पावर है। हुकियांग अपने एटीट्यूड में सिर झुकाकर मुस्कुराता है, तारीफ के लिए शुक्रिया हेडमास्टर। अब आई लितियान की बारी। वह शांत कदमों से आगे बढ़ता है और गंभीर आवाज में बोलता है, समन हॉल ऑफ हीरोज। उसके ऐसा कहते ही अचानक पूरा मौसम बदल जाता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और कड़कड़ाती बिजली चमकने लगती है। तभी एक के बाद एक 3 महाशक्तिशाली एस क्लास मार्शल सोल्स प्रकट होते हैं। सुनहरे कवच में भारी गदा थामे चिन शियोंग, बैंगनी काली खौफनाक ऊर्जा से भरा लुओ चेंग और चांदी की तरह चमकता हुआ भालाधारी युवेई गोंग। लीतियान के इर्द गिर्द इन तीनों एस रैंक एम्परर को एक साथ खड़े देखकर पूरे मैदान में खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। तीनों मार्शल सोल्स तेजी से लीतियान के शरीर के अंदर समा जाते हैं। जैसे इतनी भयानक और असीम शक्ति उसके शरीर में समाती है, उससे निकलने वाले जबरदस्त प्रेशर और ऊर्जा के दबाव से उसके पैरों तले की जमीन चरचराकर फटने लगती है। ये नजारा देखकर हेडमास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे हकलाते हुए चिल्लाते हैं, ये लड़का, इसके पास सच में पौराणिक 3-फोल्ड मार्शल सोल है। पास खड़ी लड़की भी खौफ से कांप उठती है कि ये अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। लीतियान अपनी आंखों में खतरनाक चमक के साथ अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, चिन क्लैन मेस तकनीक, सेटल द लैंड एंड रिवर्स। उसके हाथों में लाल और नीली गदा आ जाती है और पीछे विशालकाय सुनहरा योद्धा चमकने लगता है। वह पूरी तरह तबाही मचाने के लिए तैयार है। लोटिसन ने अपनी पूरी ताकत समेटकर उस पावर चेक करने वाली मशीन पर एक जबरदस्त हमला किया। मशीन ने उस झटके को झेला और फिर अचानक तेजी से गोल गोल घूमने लगी। वो इतनी रफ्तार से घूम रही थी कि अखाड़े में एक नीले रंग का भयानक बवंडर बन गया। ये खौफनाक नजारा देखकर वहाँ खड़े चू मुकियांग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, सर, सिर्फ दिखावा, कोई दम नहीं। मुझे लगा था तुम कुछ कर पाओगे। और उसकी कॉम्पती आवाज साफ बता रही थी कि वो बुरी तरह डर गया है। पास खड़ी लियू रुयान भी हैरान परेशान सी सोच में पड़ गई कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हेडमास्टर चिल्लाए, रुको, जल्दी करो, बैरियर को मजबूत करो, क्योंकि उस पावर टेस्ट वाली मशीन में से अकल्पनीय ऊर्जा निकल रही थी। बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। मशीन से निकली पावर बैरियर से टकराई और उसमें ढेरों दरारें पड़ गईं। पूरा अखाड़ा हिल गया। सारे स्टूडेंट्स हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कोई चिल्लाया, क्या मशीन खराब हो गई? कोई बोला, इतना ज्यादा पावर। चू मुकियांग गुस्से से तिल मिलाकर चिल्लाता है, टीचर, मैं लीटियन को मार्शल टेस्ट ड्यूएल की चुनौती देता हूँ। वो सीधा लीथियन पर उंगली उठाकर दहाड़ता है, लीटियन, क्या तू मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है? हेडमास्टर दोनों को शांत करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, तुम दोनों ही इस एकेडमी के तराशे हुए जीनियस हो, फिर आपस में ही भिड़ने पर क्यों तुले हो? पर लीशन बिना किसी डर के अपने हाथ हवा में फैलाकर बिंदास अंदाज में कहता है, हेडमास्टर, मुझे चैलेंज मंजूर है। ये सुनते ही मुकियांग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह घमंड से बुदबुदाता है, लीथियन, तू सिर्फ कागजी शेर है। आज मैं सबकी आंखों के सामने तेरी औकात लाकर रखूंगा। चू मुकियांग अखाड़े के बीच पहुंचकर अपनी सुनहरी मार्शल सोल को समन करता है, जिससे उसके पीछे एक विशालकाय योद्धा प्रकट हो जाता है। वह एक धधकते हुए भाले को हवा में घुमाते हुए चीखता है, टायरेंट स्वीप्स, और पूरी ताकत से सीधा लीतियान की तरफ एक खौफनाक वार फेंकता है। लेकिन लीतियान अपनी जगह पर बेहद शांत खड़ा रहता है। वह ठंडे और बेपरवाह लहजे में कहता है, चल, आज तुझे दिखाता हूँ कि असली भालेबाजी क्या होती है। अगले ही पल लीतियान के शरीर से एक असीम ऊर्जा निकलती है। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर एक बेहद हाईटेक, चमकीले और ताकतवर आर्मर सूट से ढक जाता है। उसके पीछे पंख निकल आते हैं और हाथ में एक सुनहरी चमकता हुआ भाला आ जाता है। चू मुकियांग अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अपनी स्पीयर टेक्निक का पहला मूव फेंकता है, फर्स्ट फॉर्म, हुक लॉक 8 वेस्ट्स। लेकिन लीतियान का आर्मर और उसकी फुर्ती इतनी जबरदस्त होती है कि वो बिना एक खरोंच खाए सीधे मुकियांग पर वार करता है। सेकंड फॉर्म, सिल्वर क्रेन नोट्स। एक ही पल में हवा में चमकती हुई रोशनी कौंधती है और अगले ही सेकंड लीतियान के नुकीले भाले की नोक मुकियांग की सीधी गर्दन पर जाकर रुक जाती है। मुकियांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पसीना छूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। ये खौफनाक नजारा देखकर हेडमास्टर घबराकर चीख पड़ते हैं, रुक जाओ लीतियान, सब लोग रुक जाओ। मुकियांग खौफ और गुस्से से कांपते हुए हेडमास्टर की तरफ उंगली दिखाता है और बिलखते हुए चिल्लाता है, प्रिंसिपल, इस बंदे ने तो पहले सिर्फ डी रैंक मार्शल सोल अवाकन किया था, तो फिर ये अचानक मेरी ए रैंक मार्शल सोल को ऐसे कैसे दबा सकता है? मुकियांग हार पचा नहीं पा रहा है। वह घमंड और जलन में अंधा होकर चिल्लाता है, मुझे शक है कि लीतियान ने फॉरबिडन ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। हेडमास्टर गंभीर चेहरा बनाकर लीतियान से पूछते हैं, क्या तुम इस बात का कोई जवाब दे सकते हो? लीतियान बिना घबराए बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में बोलता है, क्योंकि ये तुम्हारी इग्नोरेंस है। तभी आसमान की तरफ सबका ध्यान जाता है। हवा को चीरते हुए कई शक्तिशाली मास्टर आसमान में उड़ते हुए सीधे मैदान में उतरते हैं। ये अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज और एकेडमीज के हेड और एक्सपर्ट्स हैं। आसमान से उतरते ही स्पिरिट मार्शल एकेडमी के मास्टर ऑफर देते हैं, जवान दोस्त, क्या तुम हमारी स्पिरिट मार्शल एकेडमी में आना पसंद करोगे? तभी दूसरी तरफ से लिहान एकेडमी की दादू मास्टर अपनी जादुई स्नेक स्टाफ के साथ आगे आती हैं और सीधा बड़ा ऑफर ठोकती हैं, मेरी लिहान एकेडमी में आ जाओ।
मैं गारंटी देती हूँ कि तुम अगले चैंपियन बनोगे। मिलिट्री एकेडमी के बुजुर्ग कमांडर आगे आते हैं और ऐसा ऑफर देते हैं कि सबकी बोलती बंद हो जाए। मेरी मिलिट्री एकेडमी में आ जाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि ग्रेजुएशन पूरा करते ही तुम्हें सीधा मेजर जनरल का पद मिलेगा। ये सुनकर मुखियांग की तो जैसे दुनिया ही हिल गई। वो बौखलाकर बड़े मास्टर से गुहार लगाने लगता है। लीडर्स, आप सब अपनी आंखें खोलिए, इसके बहकावे में मत आइए। मुझे पक्का यकीन है कि इसने अपने फ्यूचर पोटेंशियल को दांव पर लगाकर बैन की हुई दवाइयां खाई हैं। तभी मिलिट्री वाले बुजुर्ग मास्टर मुखियांग को चुप कराते हुए समझाते हैं, बच्चे, आज ये बूढ़ा तेरी गलतफहमी दूर कर देता है। ये कोई बैंड ड्रग्स का असर नहीं है, बल्कि मल्टी मार्शल सोल अवेकनिंग है। अगर मार्शल सोल्स आपस में मैच कंपैटिबल हो जाएं, तो कोई भी बंदा अपनी मर्जी से पावर्स को कंट्रोल, बढ़ा या समेट सकता है। ये सुनकर ली तियान अपने गाल पर हाथ रखकर पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचता है, अरे यार, आप लोग तो फालतू में गलत समझ रहे हैं। सच तो ये है कि वो मेरी मार्शल सोल थी ही नहीं। तभी पास खड़े एक दादू मास्टर बड़े प्यार से ली तियान से पूछते हैं, ली तियान, अब क्या तुम हमें सच सच बताओगे? एक तरफ से ताना कसा जाता है, इसे अपनी पसंद बताओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तभी आसमान में काले बादलों को चीरता हुआ एक विशाल, बेहद चमकदार गोल्डन ड्रैगन प्रकट होता है। उसकी गर्जना से पूरा मैदान कांप उठता है। ड्रैगन गरजते हुए बाकी मास्टर से सवाल करता है, क्या तुम लोग एस रैंक या उससे भी ऊपर की मार्शल सोल को ट्रेन करने का खर्च उठा भी सकते हो? ये सुनकर जादुई स्टाफ वाले मास्टर कहते हैं, हफ्ते हफ्ते की बात तो दूर, हम अपनी पूरी एक पीढ़ी एल के सारे रिसोर्सेज दांव पर लगा देंगे, सिर्फ इस एक बच्चे को ट्रेन करने के लिए। लेकिन गोल्डन ड्रैगन सीधे मुख्य मुद्दे पर वार करता है, क्या तुम लोग मल्टी मार्शल सोल फ्यूजन की समस्या को सुलझा सकते हो? सारे मास्टर्स निरुत्तर होकर चुप हो जाते हैं। ड्रैगन आगे कहता है, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, फैसला सीधा ली तियान खुद करेगा। इसके बाद ड्रैगन हवा में एक बेहद चमकदार इनविटेशन लेटर ली तियान की तरफ फेंकता है और गर्जना करते हुए कहता है, इसे रख लो, मैं कैपिटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। गोल्डन ड्रैगन के जाते ही मैदान में सन्नाटा छा जाता है। स्नेक स्टाफ वाली दादू गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाती हैं, गॉडडैम पायोनियर एकेडमी एल। मिलिट्री कमांडर भी गंभीर चेहरा बनाए बस चुपचाप देखते रह जाते हैं, जबकि मुखियांग जलन और गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। ली तियान के हाथ में वो चमकता हुआ इनविटेशन लेटर है। वो उत्सुक होकर सीनियर कमांडर से पूछता है, सीनियर, यह पायोनियर एकेडमी किस तरह का स्कूल है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मिलिट्री कमांडर बेहद गंभीर आवाज में समझाते हैं, बच्चे, पायोनियर एकेडमी एक टॉप सीक्रेट जगह है जो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के तहत काम करती है। जो लेटर तुम्हारे हाथ में है वो सीधा एडमिशन नहीं, बल्कि सिर्फ उनके एंट्रेंस एग्जाम का बुलावा है। कमांडर आगे ली तियान की आंखों में देखते हुए कहते हैं, और याद रखना, जिस जगह तुम जा रहे हो वहाँ तुम जैसे लोगों को जीनियस भी नहीं माना जाता। वहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर भरे पड़े हैं। मास्टर्स आगे चेतावनी देते हैं, ली तियान, फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। उस जगह की मोर्टेलिटी रेट हर साल सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन ली तियान घबराने के बजाय और निडर हो जाता है। वह सभी मास्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए झुककर कहता है, आप सभी का धन्यवाद, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। वो हाथ में सुनहरे सील वाला वही खलास इनविटेशन लेटर थामता है। उस लेटर को देखते हुए वो मन ही मन मुस्कुराता है, अच्छा, तो मुझे वहाँ जीनियस भी नहीं माना जाएगा? दिलचस्प है। अगले ही पल ली तियान कैपिटल जाने वाली ट्रेन में सवार हो चुका है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो अपने अतीत और उस लड़की की यादों में खोया है जो पीछे छूट गई। तभी ट्रेन में चश्मा पहने एक सीधा साधा लड़का उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, हे ब्रो, क्या तुम भी वापस स्कूल जा रहे हो? ली तियान उस चश्मे वाले लड़के को संजीदगी से जवाब देता है, मैं तो एक एग्जाम देने जा रहा हूँ। ये सुनकर लड़का चौंक कर मुस्कुराता है और शेखी बघारते हुए कहता है, अरे भाई, मैं तो क्योटो का ऑलराउंडर ज्ञानी हूँ, मुझे हर चीज की खबर रहती है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बात कर पाते, ट्रेन का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। हथियारों से लैस डकैतों का एक गिरोह बोगी में घुस आता है। उनका डरावना आंख पर पट्टी बांधे हुए लीडर चिल्लाता है, डाका है, अपने सारे कीमती सामान तुरंत टेबल पर रख दो। ली तियान और बाकी यात्री सन्न रह जाते हैं। लेकिन तभी बोगी के बीच से एक आर्मर सूट पहने हुए निडर लड़का खड़ा होता है और कड़क आवाज में गरजता है, रुको, ये कोई आम लड़का नहीं, बल्कि स्पिरिट मार्शल एकेडमी का टॉप स्टूडेंट श्यांग मुरेन है। वो अकेले ही डकैतों के पूरे गिरोह के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही ट्रेन में बैठे यात्री राहत की सांस लेते हुए चिल्लाते हैं, ये तो श्यांग मुरेन है, अब हम सब बच गए। डाकुओं का सरदार आंख तरेरते हुए घूरता है और चिल्लाता है, लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? स्पिरिट मार्शल एकेडमी के नाम पर ढौंस जमा रहा है। लेकिन श्यांग मुरेन बिना डरे कड़क आवाज में ललकारता है कि सब मिलकर इन चूहों को रोको, एनफोर्समेंट टीम जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली है। इसके बाद पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच जाती है और हथियारों से लैस डाकू यात्रियों पर टूट पड़ते हैं। डाकुओं का सरदार अपनी लाल रोशनी से दमकती खौफनाक खोपड़ी वाली तलवार निकाल लेता है, तो जवाब में श्यांग मुरेन अपना भारी भरकम जादुई हथौड़ा प्रकट कर सीधे उसकी तलवार पर दे मारता है। दोनों के हथियारों की टक्कर से पूरे डिब्बे में बिजली जैसी चिंगारियां उठती हैं और एक जबरदस्त ऑरा की लहर फैल जाती है। डाकुओं का सरदार अपनी पूरी ताकत से लाल तलवार लहराते हुए सब पर हमला करने का हुक्म देता है, जिससे उसकी ताकत के आगे श्यांग मुरेन का हथौड़ा भी डगमगाने लगता है। एक तरफ जहाँ श्यांग मुरेन संघर्ष कर रहा है, वहीं ली तियान चुपचाप अपनी आंखें बंद किए सीट पर बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही हवा में खतरे की गूंज बढ़ती है, ली तियान अचानक अपनी आंखें खोलता है। डिब्बे के बाहर से अचानक एक तेज चाकू उड़ता हुआ आता है और सीधे श्यांग मुरेन को जा लगता है। उस अचानक हुए हमले से श्यांग मुरेन खुद को संभाल नहीं पाता। उसका संतुलन बिगड़ता है और वो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। डिब्बे के पीछे से काली ड्रेस और नकाब पहने एक रहस्यमयी हमलावर सामने आती है, जिससे श्यांग मुरेन गुस्से से तिलमिला उठता है। कितनी घटिया हरकत है, तुम्हारे पास दो ब्रॉन्ज रैंक हैं,
फिर भी छुपकर हमला कर रहे हो। डाकुओं का सरदार शैतानी मुस्कान के साथ श्यांग मुरेन पर वार करने ही वाला होता है कि तभी बाहर से खिड़की का कांच चकनाचूर होता है और एक चमकदार नीली तलवार सनसनाती हुई बोगी के अंदर आकर सरदार का वार रोक देती है। अगले ही पल पायोनियर एकेडमी की एनफोर्समेंट टीम की मेंबर वांग लिंगियर टूटी खिड़की के रास्ते एंट्री मारती है। वह अपने हाथ में नीली ऊर्जा से दमकती तलवार थामकर सीधी डाकुओं के सामने खड़ी हो जाती है। ली तियान भाले जैसा हथियार हाथ में थामे इस पूरे हंगामे को देखकर मन ही मन कुड़ता है। यार, मेरी पहली ही राइड में ये सब बवाल होना था क्या? वांग लिंगियर को देखकर घायल श्यांग मुरेन के चेहरे पर राहत आ जाती है। लिंगियर, तुम आ गई, पर संभल कर। उधर डाकुओं का सरदार अपनी खौफनाक लाल तलवार से हमला ठोकता है और सामने से नीली तलवार का ऐसा करारा ब्लॉक पड़ता है कि चिंगारियां हवा में बिखर जाती हैं। बिना रुकावट के नीली ब्लेड एक तेज लेजर की तरह सीधी सरदार के सीने को चीरती हुई निकल जाती है। ये तबाही देख ली तियान हैरान रह जाता है। हद है यार, मामला अब तक खत्म नहीं हुआ। अगर ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहा तो फालतू में अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। हमला इतना जबरदस्त था कि सरदार हवा में उड़ता हुआ सीधा बोगी की दीवार से टकराता है। उसकी भारी भरकम तलवार हाथ से छूटकर गिरती है और वो पस्त होकर सीट पर ढह जाता है। तभी उसकी बैंगनी आंखें गुस्से से तपने लगती हैं और डिब्बे में उसकी कड़क आवाज गूंजती है, चुपचाप घुटनों पर बैठो और सरेंडर कर दो। लेकिन तभी काली ड्रेस और मास्क पहने रहस्यमयी लड़की की चमकदार फिरोजी आंखें खिड़की की तरफ मुड़ती हैं। वो एक पल भी बर्बाद किए बिना टूटी हुई खिड़की से छलांग लगाकर चलती ट्रेन से बाहर कूद जाती है। वांग लिंगियर भी तुरंत उसी खिड़की की तरफ भागती है और चिल्लाती है, मैं उसके पीछे जाती हूँ। एनफोर्समेंट टीम एकेडमी में तुम्हारे इस योगदान का क्रेडिट दर्ज कर लेगी। इतना बोलते ही वो भी खिड़की से बाहर हवा में छलांग लगा देती है और खुले खेतों के ऊपर उड़ते हुए उसका पीछा करने निकल पड़ती है। बोगी में बैठा ली तियान अपनी पीठ टिकाकर राहत की सांस लेता है, पर मन ही मन झल्लाता है। क्रेडिट? पर मेरा तो अभी एकेडमी में एडमिशन भी नहीं हुआ है। कुछ ही देर में ट्रेन शहर के मुख्य स्टेशन पर पहुंचकर रुक जाती है। ली तियान डिब्बे से बाहर कदम रखता है और सामने फैले विशाल आधुनिक शहर की खूबसूरत इमारतों और सड़कों को देखता है। चारों तरफ गाड़ियों की आवाजाही और शांति देखकर वो मन ही मन सोचता है, तो ये है मानव सभ्यता का मुख्य केंद्र। यहाँ दूर दूर तक उस तबाही का नामो निशान नहीं दिखता जो कभी मैजिकल बीस्ट ने मचाई थी। चश्मा पहने एक लड़का मुस्कुराते हुए ली तियान की तरफ हाथ हिलाता है और कहता है कि वो स्पिरिट मार्शल एकेडमी से है और आगे कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक याद करना। वो आज की मदद के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता है। ली तियान भी एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि ये तो बस एक छोटा सा काम था। पास ही मेडिकल टीम श्यांग मुरेन की पट्टियां बांध रही होती है। श्यांग मुरेन ली तियान को घूरते हुए मन ही मन चिढ़कर बुदबुदाता है कि ये टांग अड़ाने वाला लड़का बिना वजह बीच में आ गया। बातचीत खत्म करके ली तियान उस नए दोस्त को बाय बोलता है और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ श्यांग मुरेन हाथ में दवा की शीशी थामे दूर जाते ली तियान की पीठ को गुस्से से घूरता है। लिंगियर के सामने अपनी किरकिरी होने का सारा गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखता है और वो मन ही मन कसम खाता है कि वो इस बात का बदला जरूर लेगा और उसे कभी माफ नहीं करेगा। ली तियान अपने हाथ में एक चमकता हुआ गोल्डन लेटर खोलकर देखता है। उस लिफाफे पर ड्रैगन की सील बनी हुई है। वह भौहें सिकोड़कर सोचने लगता है, अजीब बात है, ये स्कूल रेलवे स्टेशन के अंदर क्यों है? जैसे ही वो आगे बढ़ता है वेटिंग एरिया का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। पूरा स्टेशन छात्रों से भरा पड़ा है जो वर्दी पहने सीटों पर बैठे हुए हैं। तभी एक छोटा नटखट लड़का उत्साह से हाथ हिलाते हुए कहता है, हाय दोस्त। ली तियान मुड़कर देखता है और पूछता है, तुम मुझे जानते हो? लड़का प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे भाई, हम आगे चलकर क्लासमेट्स बनने वाले हैं, तो सोचा थोड़ा पहले ही जान पहचान बढ़ा लूं। पूरे हॉल में एंट्रेंस असेसमेंट के लिए आए छात्र अपनी अपनी जगहों पर तैयार बैठने लगते हैं। अचानक दीवार पर लगे बड़े से स्पीकर से एक कड़क अनाउंसमेंट गूंजती है, एंट्रेंस असेसमेंट के लिए आए सभी छात्रों का स्वागत है। कृपया सब तैयार हो जाएं। अगले 10 सेकंड में हम पायनियर एकेडमी के लिए रवाना होने वाले हैं। काउंटडाउन पूरा होते ही प्लेटफॉर्म पर एक जबरदस्त चमकदार रोशनी फैलती है और टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी स्टूडेंट ये आंखें फाड़े हैरान होकर देखते रह जाते हैं और अगले ही पल पूरा का पूरा हॉल रोशनी में गायब हो जाता है। रोशनी छंटते ही ली तियान खुद को पायनियर एकेडमी के बेहद खूबसूरत चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से घिरे परिसर में पाता है। लेकिन तभी नीली वर्दी पहने एक घमंडी लड़का उसके सामने आकर ताना मारता है, उभारी जैसी काबिलियत के साथ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये असेसमेंट देने के लायक भी हो? ली तियान शांत रहकर उसकी तरफ देखता है। तभी नीली ड्रेस में पॉनीटेल वाली एक लड़की टहलते हुए उनके पास आती है। वो घमंडी लड़के का हाथ थामकर इतराते हुए ली तियान से कहती है, ली तियान, तुम्हें पता है ब्रदर कियांग वापस श्यांग फैमिली गए थे अपने सेकंड अवेकनिंग के लिए। अब उनके पास डबल एस लेवल स्पिरिट मार्शियल सोल है और वे यहाँ एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पर आए हैं। ली तियान अपनी गहरी आंखों से रुयान की तरफ देखता है और ठंडे लहजे में पूछता है, ओह, और तुम्हारा क्या तुम्हें भी कोई अवेकनिंग मिली है? ये सुनते ही मुकियांग गुस्से से तमतमा उठता है। वह अपनी मुट्ठियां भींचते हुए चीखता है, ली तियान, रुयान मेरी पर्सनल अटेंडेंट है, उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत भी मत करना। इससे पहले की बात और बिगड़ती। अचानक पूरे कैंपस में एक कड़क आवाज गूंजती है, सभी का पायनियर एकेडमी में स्वागत है। असेसमेंट अब से ठीक 3 मिनट में शुरू होगा। एक सख्त सीनियर इंस्ट्रक्टर आगे आते हुए घोषणा करता है, इस असेसमेंट में आप सभी को जंगल में जाकर खतरनाक मैजिकल बीस्ट का सामना करना होगा। आप अपनी मर्जी से टीम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। वह एक पल रुकता है और गंभीर आवाज में चेतावनी देता है, जो 100 उम्मीदवार अंत तक टिके रहेंगे, केवल उन्हीं का दाखिला होगा। और ध्यान रहे, अगर आप किसी मैजिकल बीस्ट के हाथों मारे जाते हैं
तो वो मौत बिल्कुल असली होगी। असेसमेंट बीच में न तो रोका जा सकता है और न ही कोई बीच में छोड़ सकता है। अगर आप में से कोई अभी क्विट करना चाहता है तो वो स्क्वायर छोड़कर जा सकता है। एक छात्र घबराकर चिल्लाता है, मजाक चल रहा है क्या? मैजिकल बीस्ट्स, हम अभी सिर्फ ब्लैक आयरन रैंक पर हैं। ये तो सीधे हमें मौत के मुंह में भेजने जैसा है। नियमों की घोषणा होते ही डर का माहौल और बढ़ जाता है। कई छात्र तुरंत फैसला लेते हैं और चीखते हुए भागने लगते हैं। मैं छोड़ रहा हूँ। चारों तरफ मची इस भागदौड़ और घबराहट के बीच ली तियान बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वह अपनी आंखें मूंदकर मन ही मन सोचता है, कौन जाने इनमें से कितने लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। फिर वो अपनी कड़क और सतर्क निगाहें उठाकर सोचता है, फिलहाल मैं चुपचाप देखता हूँ कि आगे क्या होता है। रुयान थोड़ा ढोंग दिखाते हुए ली तियान के पास आती है और मासूमियत भरी आवाज में कहती है, ली तियान, ब्रदर मुकियांग पुरानी बातों को भूलकर तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार हैं। अब जरा भी देर मत करो, जल्दी यहाँ आ जाओ। मुकियांग अपनी नीली वर्दी में अकड़कर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन ली तियान पूरी तरह बेपरवाह दिखता है। वह सीधी निगाहों से देखते हुए साफ मना कर देता है, नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनते ही मुकियांग के साथ खड़ी लड़की गुस्से से लाल पीली हो जाती है और ली तियान पर उंगली उठाकर चीखती है, कितने बदतमीज हो तुम। ताकतवर शांग फैमिली ने तुम्हें न्योता दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ठुकराने की। इससे पहले कि विवाद और बढ़ता, अचानक रेगिस्तान जैसा दिखने वाला असेसमेंट जोन एक्टिवेट हो जाता है। असेसमेंट शुरू होता है। तभी प्राचीन खंभों के बीच से अचानक एक नीली छाया जैसा मैजिकल बीस्ट प्रकट होता है। उसे देखते ही बाकी उम्मीदवारों में हड़कंप मच जाता है। वे डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए उल्टे पैर भागने लगते हैं। छात्रों के चेहरों पर खौफ छा जाता है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सब अपनी जान बचाने के लिए बदहवास दौड़ पड़ते हैं। भाग दौड़ और चीख पुकार के बीच ली तियान सीना ठोककर खड़ा होता है और एक कड़क रौबदार आवाज में हुक्म देता है, 3 हॉल जनरल्स, हियर माई कमांड, मर्ज। पलक झपकते ही पूरा मैदान थरथरा उठता है। बवंडर जैसी तूफानी हवाएं चलने लगती हैं और हवा में जबरदस्त दबाव छा जाता है। ली तियान के ठीक पीछे दैवीय सुनहरी ऊर्जा से दमकता हुआ एक विशालकाय मार्शल सोल प्रकट होता है। ली तियान अपनी सबसे विनाशकारी तकनीक को अनलॉक करता है, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल एल, इमिटेट हेवन एंड अर्थ। दैवीय सुनहरी रोशनी की लपटें पूरे मैदान को अपनी जद में ले लेती हैं और ली तियान एक अपराजित योद्धा की तरह उन खूंखार मैजिकल बीस्ट के सामने सीना ताने खड़ा हो जाता है। ली तियान जैसे ही अपनी मार्शल सोल इमिटेट हेवन एंड अर्थ एक्टिवेट करता है, वो एक खतरनाक गोल्डन आर्मर वाले जायंट मैक्स स्लैश अल्ट्रामैन अवतार में बदल जाता है। उसकी ये ओवर पावर्ड एंट्री देखकर वहाँ खड़े सब बंदे शॉक में आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि अबे ये क्या गंडम चला रहा है। इधर वो खूंखार बीस्ट पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, पर ली तियान बिना डरे उसका पंजा हवा में ही पकड़ लेता है और उस पर मुक्कों की धुआंधार बरसात कर देता है। आखिरी में ली तियान एक पावरफुल मूव से उस बीस्ट को सीधे जमीन में गाड़कर वहीं ढेर कर देता है। गेम ओवर। मुकियांग दूर खड़ा ली तियान को देखते ही गुस्से से तिलमिला जाता है और चिढ़कर चिल्लाता है, ली तियान, हमेशा तू ही क्यों? उधर ली तियान अपने गोल्डन आर्मर वाले रूप में मस्त होकर बीस्ट को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा होता है। वह चिल्लाता है, जब ये सब एक सिमुलेशन ही है तो मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा। इनविंसिबल विंड फायर व्हील और बीस्ट की पूंछ पकड़कर उन्हें हवा में चक्री की तरह घुमाने लगता है। यह पागलपन देखकर बाकी स्टूडेंट शॉक में आ जाते हैं और चीखने लगते हैं। तभी मैदान में खूंखार बीस्ट का एक पूरा का पूरा झुंड आ धमकता है। ली तियान की इस हरकत की वजह से सारे बीस्ट का ध्यान मुकियांग की तरफ चला जाता है। मुकियांग डर और गुस्से में दांत पीसते हुए चीखता है, ली तियान, तूने ये जानबूझकर किया है ना? मैं मर भी जाऊं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट टेस्ट खत्म हो गया है और बचे हुए कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं। खबर मिलते ही सिमुलेशन टूटता है और सब वापस ग्राउंड में आ जाते हैं, जहां मुकियांग गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और ली तियान पर अटैक करने के लिए अपनी पावर चार्ज करने लगता है। ली तियान भी बिना डरे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों भिड़ते, इंस्ट्रक्टर बीच में आकर चिल्लाता है, रुक जाओ, टेस्ट फेल होने के बाद ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले को सीधा खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनते ही मुकियांग की हवा टाइट हो जाती है। वह तुरंत इंस्ट्रक्टर के आगे झुककर माफी मांगता है। इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि बचे हुए 100 कैंडिडेट्स ने फर्स्ट टेस्ट पास कर लिया है और आगे के टेस्ट अब सीधे एकेडमी के अंदर होंगे। इसके बाद वो हुक्म देता है, सब तुरंत निकलें, जो पीछे छूटा वो सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। इतना सुनते ही रंग बिरंगी पावर की बीम्स निकलती हैं और सब पहाड़ों के रास्ते एरिना की तरफ तेजी से भागने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर पहुंचकर एकेडमी गेट खोलने के लिए कहता है, जहां बादलों के ऊपर तैरता हुआ एक विशाल और भव्य कैस्टल जैसा एकेडमी दिखता है। इस गजब के नजारे और माहौल को देखकर ली तियान भी हैरान रह जाता है और सोचता है, क्या ये पायोनियर्स की असली ताकत है? सच में खतरनाक। इंस्ट्रक्टर बताता है कि यही एकेडमी हेडक्वार्टर्स है और जल्द ही अलग अलग मेंटोर्स उनसे मिलने आएंगे। तभी सफेद दाढ़ी वाले सीनियर मेंटोर अनाउंस करते हैं, हर मेंटोर की अपनी अलग खूबी है। तुम्हारे पास अपना मेंटोर चुनने के लिए 10 मिनट का टाइम है और जो फैसला नहीं ले पाएगा उसे एकेडमी खुद मेंटोर असाइन करेगी। सब स्टूडेंट्स अपने अपने मनपसंद मेंटोर को चुनने की सोच ही रहे होते हैं कि तभी चश्मे वाला एक कड़क टीचर बीच में आकर माहौल गर्म कर देता है और बोलता है, रुको, मैं प्रपोज करता हूँ कि चीटिंग करने वाले कैंडिडेट को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ग्लासेस वाले टीचर का ये अचानक लिया गया स्टैंड देखकर वहाँ खड़े सारे बंदे शॉक रह जाते हैं। सफेद दाढ़ी वाले सीनियर मेंटोर हैरान होकर पूछते हैं, मेंटोर चू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ली तियान तुरंत समझ जाता है कि इस चश्मे वाले टीचर का सरनेम चू है। ली तियान बिना डरे सीधा पूछता है, तुम कह रहे हो कि मैंने चीटिंग की है, तो तुम्हारा एविडेंस कहाँ है? इस पर मेंटोर चू चालबाजी से मुस्कुराते हुए ली तियान के पास आता है और ताना मारता है, बच्चे, तुम टेस्ट में फटने ही वाले थे ना? अगर तुम्हें पहले से ये पता नहीं होता कि तुम मरोगे नहीं
तो तुम अचानक अपनी पूरी ताकत झोंक कर जान पर क्यों खेलते? उसकी ये बेतुकी लॉजिक और फालतू का इल्जाम सुनकर ली तियान आंखें तरेड़ता है और चुटकी लेते हुए सीधा बोलता है, क्या यहाँ के सारे मेंटोर्स तुम्हारे ही लेवल की फालतू बातें करते हैं? ली तियान बिना डरे चश्मे वाले टीचर के सामने खड़ा होकर बोलता है, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। क्या इस एग्जाम में सच का पता लगाने वाले कैंडिडेट्स को बाहर निकालने का कोई नियम है? ये सुनकर मेंटोर चू का पारा चढ़ जाता है और वो उंगली दिखाकर गुस्से में चिल्लाता है, छोटे, जब तक मैं यहाँ हूँ तू चाहे कुछ भी कर ले, इस एकेडमी के गेट के अंदर कदम नहीं रख पाएगा। इस पर ली तियान एक तीखी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अच्छा तुम्हें पूरा यकीन है? इतना कहते ही ली तियान अपने पीछे एक विशाल और चमकदार इंपीरियल शैडो स्लैश फैंटम को समन कर लेता है। ये देखकर मेंटोर चू की हवा निकल जाती है और वो चौंक कर बोलता है, तू मुझसे लड़ना चाहता है? आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि इज्जत क्या होती है। एक चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है, तभी एक रोबदार आवाज गूंजती है, चूलान, तुम्हें एकेडमी के बिहाफ पर बोलने का हक कब से मिल गया? सफेद बाल और दाढ़ी वाले डीन सीधे मैदान में आकर दांत पीसते हुए मेंटर चू को आड़े हाथों लेते हैं। डीन का खौफ देखकर चूलान का सारा घमंड पल भर में हवा हो जाता है। वो हाथ जोड़कर हकलाते हुए सफाई देने लगता है, डीन, मैं तो बस माहौल की गर्मी में बह गया था। डीन कड़क अंदाज में उसकी क्लास लगाते हुए कहते हैं, पूरा टेस्ट एकेडमी कमेटी की निगरानी में होता है। अगर किसी ने चीटिंग की भी होती तो उसे पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी औकात याद रखो, ये एकेडमी है, तुम्हारी चू फैमिली की जागीर नहीं। चूलान भीगी बिल्ली बनकर सिर झुका लेता है, जी सर, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन डीन का गुस्सा शांत नहीं होता। वह साफ अल्टीमेटम देते हुए डांटते हैं, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो सीधा चू फैमिली वापस लौट जाना और अपनी जगह किसी और को भेज देना। अब यहाँ से दफा हो जाओ। डीन की ये धाकड़ फटकार सुनकर चूलान बिना एक शब्द बोले दुम दबाकर भाग निकलता है। चूलान के जाने के बाद ली तियान आगे बढ़कर डीन को सम्मान देते हुए कहता है, प्रणाम स्वीकार करें सीनियर। डीन मुस्कुराते हुए सादगी से बोलते हैं, फॉर्मल आइटम्स की जरूरत नहीं है। अभी जो हुआ वो बस एक दुर्घटना थी, उसका एकेडमी के रुख से कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ आओ। इसके बाद डीन ली तियान को एकेडमी के मुख्य गलियारों से होते हुए इसके इनर कंपाउंड में ले जाते हैं। ली तियान शांति से उनके पीछे पीछे चलता है और मन ही मन एकेडमी के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेता है। डीन उसे अपने एक शांत और निजी रूम में लाते हैं। ली तियान वहाँ रखे सोफे पर बैठ जाता है, जबकि डीन अपने हाथ में चाय का प्याला लेकर उसकी तरफ देखते हैं और आराम से चाय चूसते हुए आगे की बातचीत शुरू करते हैं। ली तियान, क्या तुम्हें पायनियर एकेडमी की शुरुआत का इतिहास पता है? ली तियान बिना किसी हिचकिचाहट के साफ और सीधा जवाब देता है, नहीं सीनियर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। डीन आगे समझाते हैं, पायनियर एकेडमी की शुरुआत तब हुई थी जब चारों तरफ तबाही और केओस फैला हुआ था। इसे उन वीरों के वंशजों ने बनाया था जो इंसानों की रक्षा के लिए सबसे आगे आए थे। हमारा मकसद भी उन पायोनियर्स की तरह ऐसे शानदार हीरोज तैयार करना है जो आने वाले अगले संकट में इंसानियत को बचा सकें। ली तियान तुरंत उनके शब्दों को पकड़ता है और सवाल उठाता है, अगला संकट, आपके कहने का क्या मतलब है सीनियर? डीन खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए गंभीर आवाज में बोलते हैं, हाँ, तुम सही समझ रहे हो। भले ही अभी इंसानियत का दौर थोड़ा शांत और स्टेबल दिख रहा हो, लेकिन बॉर्डर पार के एलियन बीस्ट्स अब भी हमें भूखी नजरों से घूर रहे हैं। और तो और हमारी सीमा के अंदर भी कभी भी स्पेशल रिफ्ट्स खुल सकती है। सच तो यह है कि उन बीस्ट्स के मुकाबले हमारी कुल ताकत अब भी बहुत कम है। ली तियान हैरान होकर पूछता है, तो आपके कहने का मतलब है कि एलियन बीस्ट पक्का फिर से हमला कमबैक करेंगे? डीन उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम कड़क आवाज में बोलते हैं, वे कभी वापस आने की तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि वे कभी गए ही नहीं थे। इस समय बीस्ट की तरफ कुल 8 बीस्ट एम्परर्स, 8 महान दानव सम्राट हैं और वे हर साल बारी बारी से हमला करते हैं। डीन आगे का कड़वा सच बताते हैं, अगर उन्हें ये डर न होता कि इंसानों को खत्म करने में उनका बहुत नुकसान होगा और बाकी बीस्ट एम्परर्स इसका फायदा उठा लेंगे, तो हम बहुत पहले ही ये जमीन खो चुके होते। ये सुनकर ली तियान के पसीने छूट जाते हैं। वो हक्का बक्का होकर बोलता है, यानी हम अब तक एलियन बीस्ट्स की सिर्फ 1/4 भी नहीं, बल्कि कुल ताकत के सिर्फ 1 अगस्त भाग से ही लड़ रहे थे। डीन भारी मन से सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, ये सच जितना कड़वा और खौफनाक है यही हकीकत है। कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में अकेले चलते हुए ली तियान सोच में डूब जाता है। तो इसका मतलब हम पर हर पल पूरी तरह से तबाह होने का खतरा मंडरा रहा है। क्या यही इस दुनिया का असली सच है? सच्चाई जानने के बाद ली तियान आगे बढ़ता है और सीधा एकेडमी के रजिस्ट्रेशन डेस्क पर पहुंचता है। वहां काउंटर पर खड़े गॉगल्स पहने ऑफिसर से वो सीधा बोलता है, नमस्ते, मैं ली तियान हूँ। मुझे डीन ने यहाँ अपना स्टूडेंट आईडी लेने भेजा है। ऑफिसर सिस्टम में चेक करता है और एक हाईटेक डिजिटल कार्ड ली तियान को थमाते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारा स्टूडेंट आईडी है। कार्ड हाथ में लेते ही ऑफिसर आगे इशारा करता है, सामने जो लोग खड़े हैं वही तुम्हारी टीम के मेंबर्स हैं। ली तियान कार्ड अपने पास रखता है और गंभीर तेवरों के साथ अपनी नई टीम से मिलने के लिए आगे बढ़ जाता है। ली तियान अपनी नई टीम की तरफ बढ़ता है, हेलो एवरीवन, मैं नया स्टूडेंट ली तियान हूँ। टीम का अकड़ू मेंबर श्योंगबा तंज कसता है, लो भाई, एक और नया नौसिखिया आ गया, देखते हैं ये कितने दिन टिकता है। तभी चश्मे वाला यंग शुचेंग उसे टोकता है, श्योंगबा, मुंह बंद रखो, कैप्टन ने क्या कहा था, भूल गए? इसी बीच लिंगर ली तियान को देखकर खुशी से झूम उठती है। ली तियान, सच में तुम हो? मैं भी तुम्हारी ही टीम में असाइन हुई हूँ। ली तियान मुस्कुराकर कहता है, हाँ मुझे पता है। लिंगर ली तियान को दिलासा देते हुए कहती है, श्योंगबा की बातों का बुरा मत मानना, हाल ही में कुछ अनहोनी घटनाएं हुई हैं, बस इसीलिए उसका मूड ऐसा रहता है। लिंगर की बात सुनकर ली तियान शांत होकर कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तभी चश्मे वाला यंग शुचेंग अपने चश्मे को ठीक करते हुए तमीज से आगे बढ़ता है, हेलो ली तियान, मैं यंग शुचेंग हूँ, इस स्क्वाड का डेप्यूटी कैप्टन। लेकिन अकड़ू श्योंगबा कहाँ शांत रहने वाला था। वह सीधा ली तियान के सामने आकर आंखें दिखाता है, तुम ली तियान हो ना? ध्यान से सुन लो,
हमारी टीम एक एलीट स्क्वाड है जिसका कॉम्बैट रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है। वह लीतियान की तरफ उंगली उठाकर सीधा चैलेंज ठोकता है। हमारे काम में टोंग मत अड़ाना। अगर तुम्हारी ताकत में वाकई दम हुआ तो मैं खुद तुमसे पर्सनली माफी मांगूंगा। लीतियान भी बिना डरे एकदम धांसू लुक में मुस्कुराते हुए पलटकर पूछता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हिसाब से काफी ताकतवर होने का क्या मतलब है। ये सुनकर लिंगर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो शियोंगबा पर चिल्लाती है, शियोंगबा बेवकूफी बंद करो। लीतियान ने अभी अभी एडमिशन लिया है और तुम यहाँ पूरे 3 साल से हो। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। लेकिन शियोंगबा अपनी बात पर अड़ा रहता है और ऐंठ में कहता है, यही यहाँ का रूल है। अगर ये जीत गया तो स्क्वाड बदलने के लिए अप्लाई कर सकता है। तियान अपना हाथ उठाकर लिंगर को शांत करता है और ठंडे तेवरों में कहता है, तो ठीक है, मैं इसे आजमा कर देखता हूँ। दोनों ग्राउंड के बिल्कुल बीच एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। बाकी सब दूर हटकर घेरा बना लेते हैं। ली तियान अपने फाइटिंग स्टैंस में आकर अपनी मुट्ठियां भींचता है और आंखों में आंखें डालकर कहता है, संभल कर सीनियर। शियोंगबा पूरे घमंड में उंगली दिखाकर ललकारता है, आजा, जो दम है दिखा। ली तियान दहाड़ते हुए अपनी ताकत जगाता है। मार्शल सोल पोजेशन। अचानक उसके शरीर से सुनहरी चमकती हुई रोशनी की लपटें निकलने लगती हैं और हवा में एक खौफनाक दबाव छा जाता है। लीतियान के पीछे एक विशाल गोल्डन गार्डियन का मार्शल सोल प्रकट हो जाता है, जो हाथ में एक विशाल गदा हथियार थामे खड़ा है। यह देखकर चश्मे वाला यंग शूचिंग चिल्लाता है, शियोंगबा जल्दी करो, अपना मार्शल सोल एक्टिवेट करो। जो कैंग पोजेशन। शियोंगबा झट से अपना ग्रीन टोकन निकालता है और मुस्कुराते हुए चिल्लाता है, मार्शल सोल ऑन। तभी शियोंगबा के पीछे एक विशाल ए रैंक जो कैंग का वॉरियर स्पिरिट बड़ी सी तलवार लेकर प्रकट हो जाता है। लेकिन शियोंगबा कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीतियान हवा की रफ्तार से आगे बढ़ता है, अपनी मुट्ठी को पूरी ताकत से भींचकर। लीतियान सीधे शियोंगबा के सीने पर एक पावरफुल पंच जड़ देता है। धूल छटने पर लीतियान एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है, जबकि उसके ठीक पीछे जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। लिंगर घबराकर भागते हुए आती है। लीतियन, तुम ठीक तो हो ना? फिर इधर उधर देखते हुए पूछती है। शियोंगबा कहाँ गया? लीतियन बिना किसी हलचल के हल्के से मुस्कुराकर पीछे इशारा करता है, उधर देखो, वो रहा। लिंगर गड्ढे की तरफ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शियोंगबा जमीन में बने गहरे गड्ढे के अंदर एकदम चित पड़ा हुआ है। वो हैरान होकर हाथ में अपना टोकन थामे सोचता है, क्या मैं सच में हार गया एक ही झटके में? लिंगर तुरंत गड्ढे के पास पहुंचकर चिंता से पूछती है, शियोंगबा क्या तुम ठीक हो? यंग शूचेंग ऊपर से गड्ढे में झांक कर तंज कसता है, इसे क्या हुआ? ये तो बस बेइज्जती के मारे बाहर नहीं आ रहा। तभी शियोंगबा गड्ढे से बाहर छलांग लगाकर खड़ा होता है, अपने बाल सहलाते हुए थोड़ा झेंप कर मुस्कुराता है और कहता है, मान गए छोटे भाई, मान गए। तभी सोचू प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें सीधे एडमिशन क्यों दिया? फिर शियोंगबा हाथ जोड़कर सम्मान के साथ झुकता है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लीतियन अपनी ट्रेडमार्क कूल स्माइल के साथ जवाब देता है, सीनियर आप बहुत नम्र हैं। अगर ये आम मुकाबला होता तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं था। ये सुनकर लिंगर भी राहत की सांस लेती है और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी यंग शूचिंग आगे बढ़ता है और हाथ में एक आईडी परमिशन कार्ड दिखाते हुए कहता है, ये लो, तुम सबने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। अब चारों, लाइतियन, शियोंगबा, लिंगर और यंग शूचेंग एक साथ गर्व से खड़े हो जाते हैं। अकादमी के हाई लेवल एल्डर एक बड़ी मीटिंग टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। माहौल में काफी तनाव है। टेबल के हेड पर बैठा हेडमास्टर लीडर गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाता है, एल्डर मुंह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको दिक्कत गलती से लेकिन कड़ाई से कहते हैं। तुम्हें हमारी नीयत समझनी होगी। सालों बाद हेडमास्टर बात काटते हुए भड़कता है, इतने सालों बाद आखिरकार हमें एक ऐसा हुनरमंद बंदा मिला है जो पूरा पासा पलट सकता है, तो हम सारे संसाधन रिसोर्सेज उसी के लिए रिजर्व क्यों नहीं कर सकते? तभी टेबल पर बैठा एक मोटा गंजा एल्डर हाथ फैलाकर आपत्ति जताता है, हम तुम्हारी भावनाएं समझते हैं, लेकिन वो लड़का अभी अभी तो एनरोल हुआ है। तुम सारे रिसोर्स उठाकर सीधे उसी को देना चाहते हो। हम इसे कैसे मान लें? ये तो बकवास बात है। ये सुनकर हेडमास्टर की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो टेबल पर हाथ टिकाकर आगे झुकता है और गरजते हुए कहता है, तुम लोगों ने आज तक ऐसा कोई नया स्टूडेंट देखा है जिसके अंदर किसी फेरोशियस बीस्ट को धूल चाटने का दम हो? चश्मे वाले एल्डर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड और काबिल क्यों न हो, हम अभी उसके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। तभी नीली वर्दी वाले सफेद बालों वाले मास्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर बहुत ही शांति से समझाया, इस बार हमारी बात मान लीजिए। कोई भी फैसला लेने से पहले कुछ समय तक उस पर नजर रखना ही ज्यादा सही रहेगा। मीटिंग में अपनी बात न बनते देख हेडमास्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और चिढ़कर कहता है, तुम जैसे पुराने खुस्टों से तो बात करना ही बेकार है। वह सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, हैंडल घुमाता है और बिना पीछे मुड़े स्टाइल में दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाता है। पीछे पीछे गोल चश्मे वाले एल्डर भी हाथ बढ़ाते हुए बाहर आते हैं। एल्डर मुंह, शांत हो जाइए। आखिरकार ये अकादमी कमेटी किसी एक इंसान के इशारे पर तो नहीं चलती। गोल चश्मे वाले एल्डर लाचार होकर आगे कहते हैं, इस सिचुएशन में हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। एल्डर मुंह कॉरिडोर में रुकते हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। वो भड़कत हुए कहते हैं, ये बुढ़े खड़ूस बस अपने अपने बच्चों का भला देखना चाहते हैं। इन्हें डर है कि कहीं उनका डेवलपमेंट धीमा न पड़ जाए। चश्मे वाले एल्डर उदास होकर देखते हैं। एल्डर मुंह हाथ से इशारा करते हुए गरजते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें हमारे पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मौका नहीं है। फिर वह थोड़ा शांत होकर कहते हैं, खैर अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। एल्डर मुंह अपनी कड़क और खूंखार नजरों से कैमरे की तरफ देखते हैं और एक दमदार डायलॉग मारते हैं, उन्हें देखने दो और इंतजार करने दो।
मुझ एल्डर मू ने आज तक कभी किसी इंसान को पहचानने में भूल नहीं की है। अकादमी के गेट से बाहर निकलते हुए चश्मे वाले यंग शूचिंग मुड़कर देखते हैं और कड़क आवाज में पूछते हैं, सब तैयार हो ना? हम अब निकल रहे हैं। यंग शूचिंग आगे अपनी साथी लड़की लिंगर को आदेश देते हैं, लिंगर, ये लाइटियन का पहला मिशन है, इसे पूरी सिचुएशन अच्छे से समझा दो। लिंगर अपने पर्पल बालों और चमकीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी समझ गई। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए लाइटियन उत्सुकता से पूछता है, सीनियर लिंगर, हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं? सामने बैठी लिंगर सीरियस होकर उसे मिशन की पूरी डिटेल देती है। इस बार हमारा मिशन सोंगझो जाना है, जहां हमें एक क्लास सी स्पेशल रिफ्ट को सप्रेस करना है। वो आगे बताती है, हमारे कैप्टन हालात का जायजा लेने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। हम लोग अकादमी से सप्लाईज लेने वापस आ रहे थे, इसलिए रास्ते में तुम्हें भी अपने साथ पिक कर लिया। लाइटियन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और पूछता है, क्लास सीनियर लिंगर, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इन स्पेशल रिफ्ट्स की रैंकिंग कैसे तय होती है? लिंगर मुस्कुराते हुए आराम से समझाती है, बहुत सिंपल है, स्पेशल रिफ्ट्स को एफ से लेकर एस क्लास तक बांटा गया है। वो आगे बताती है, आमतौर पर दुनिया में जो दरारें पोर्टल खुलते हैं वो एफ या डी क्लास के ही होते हैं। उनसे निकलने वाले सबसे ताकतवर बीस्ट ज्यादा से ज्यादा ब्रॉन्ज लेवल के होते हैं। इन्हें तो लोकल डिफेंस सिस्टम अपने आप संभाल लेता है। लिंगर सीरियस होकर आगे कहती है, लेकिन जैसे ही कोई क्लास सी या उससे ऊपर का रिफ्ट दिखता है, उसकी रिपोर्ट सीधे हमारी पायनियर एकेडमी को भेजी जाती है। फिर हमारी अलग अलग स्क्वाड वहां जाकर उसे सप्रेस करने का काम करती है। ये सुनते ही लाइटियन का दिमाग घूम जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एस क्लास? तो इसका मतलब क्या एस क्लास के खतरनाक बीस्ट भी उन दरारों से बाहर आ सकते हैं? लिंगर गंभीर आवाज में कहती है, थियोरेटिकली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो आज तक की हिस्ट्री में एस क्लास रिफ्ट सिर्फ 2 ही बार अपीयर हुए हैं। लिंगर की बात सुनकर लाइटियन का चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो जाता है। वह लैपटॉप स्क्रीन पर दिख रहे तबाही के डेटा को देखता है और सोच में पड़ जाता है। 2 पूरे शहरों का रातों रात तबाह हो जाना और लाखों लोगों की जान चले जाना, ये सब सोचकर ही उसकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ट्रिपल एस लेवल के 20 टेम्परर्स की ताकत का अंदाजा लगाना भी किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। लिंगर लैपटॉप को वापस अपनी गोद में रखते हुए आगे कहती है कि यही वजह है कि अकादमी कभी भी किसी भी स्पेशल रिफ्ट को हल्के में नहीं लेती। सी क्लास रिफ्ट भले ही एस क्लास जितना खतरनाक न हो, लेकिन अगर उसे समय रहते दबाया नहीं गया तो वो धीरे धीरे बड़ा होकर और भी ज्यादा ताकतवर बीस्ट को बाहर निकाल सकता है। लिटियन चुपचाप उसकी बात सुनता रहता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। उसे अब एहसास हो रहा था कि ये कोई मामूली ट्रेनिंग या छोटा मोटा टेस्ट नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और जानलेवा मिशन है, जिसमें एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। लिंगर आगे बताती है, और जो बीस्ट उन 2 रिफट्स के अंदर से निकले थे वो सादे एस क्लास भी नहीं थे। लिटियन हैरान होकर एकदम आगे झुकता है, तो फिर वो किस लेवल के थे? लिंगर गंभीर चेहरे के साथ खुलासा करती है, वो 2 ट्रिपल एस लेवल के थे, हुआंग और लिंग। ये नाम सुनते ही लिटियन का दिमाग घूम जाता है। हुआंग और लिंग, क्या ये वही? लिंगर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल सही, ये वही 2 बीस्ट टेम्परर्स हैं। फिर वो अपना हाईटेक लैपटॉप खोलकर स्क्रीन लिटियन की तरफ घुमाती है और आगे बताती है, उन 2 हादसों में हमने अपने 2 बड़े प्रीफेक्चर लेवल सिटीज पूरी तरह खो दिए थे और अब हमारे पास सिर्फ 9 प्रीफेक्चर्स ही बचे हैं। लिटियन दांत भी सोच में पड़ जाता है। 20 टेम्परर्स की भयानक ताकत से सिर्फ 2 ही शहर तबाह हुए। लिंगर बात पूरी करते हुए बताती है, हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सुपर रिइंफोर्समेंट्स वक्त पर पहुंच गई थी, वरना तबाही इससे भी कहीं ज्यादा होती। लिंगर आगे का सबसे बड़ा राज खोलती है, इसीलिए हमारे एकेडमी डीन, जो हमारे इकलौते स्पेस टाइप पावर हाउस हैं, वो उदास और सीरियस चेहरा बनाकर कहती है, उन्हें देश के पूरे इलाके पर 24 घंटे 7 दिन स्पेशल फ्लक्चुएशंस पर नजर रखनी पड़ती है, ताकि कोई भी शक्तिशाली रिफ्ट बिना किसी के पता चले अचानक न खुल जाए। बातचीत के दौरान ट्रेन तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है और आखिरकार सोंगझो स्टेशन पर रुक जाती है। लिंगर और लेटियन ट्रेन से बाहर निकलते हैं और प्लेटफॉर्म की भीड़ से होते हुए अपने कैप्टन से मिलने आगे बढ़ते हैं। लेटियन हैरान होकर पूछता है, क्या डीन की मार्शल सोल स्पेस टाइप की है? फिर वो आगे सवाल करता है, तो क्या हमारे सारे मिशन भी सीधे डीन ही असाइन करते हैं? लिंगर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बिल्कुल, ज्यादातर मुख्य मिशन सीधे स्क्वाड कैप्टन को ही दिए जाते हैं। हालांकि कुछ छोटे मोटे या कम जरूरी टास्क हम खुद भी चुन सकते हैं। लिटियन दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर लिंगर। लिंगर प्यारे से अंदाज में मुस्कुराकर कहती है, अरे कोई बात नहीं, जब मैं नई थी तब मेरे साथ भी यही हुआ था। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तुम तब तक थोड़ा रेस्ट कर लो। खिड़की के बाहर गुजरते नजारों को देखते हुए लाइटियन का दिमाग तेजी से चलने लगता है। तो 8 ग्रेट बीस्ट टेम्परर्स, 8 महान बीस्ट सम्राटों में से 2 की पैदाइश स्पेशल रिफ्ट से हुई थी। वो खिड़की से बाहर घूरते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। क्या बाकी के 6 बीस्ट भी इसी तरह दुनिया में आए थे? ट्रिपल एस लेजेंडरी बीस्ट टेम्परर्स, इनकी असली ताकत आखिर कितनी भयानक होगी? लाइटियन ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन सोचता है, पता नहीं जब मैं लेजेंडरी रैंक तक पहुंच जाऊंगा तब एक साथ कितने बीस्ट से अकेले लड़ पाऊंगा। उधर सोंगझो स्पेशल रिफ्ट के ठीक सामने एक बुजुर्ग और बेहद ताकतवर योद्धा अपनी जलती हुई लाल तलवार थामे खड़ा है। वह पोर्टल की हलचल देखकर गंभीर आवाज में बड़बड़ाता है, उम्मीद है वो लोग वक्त पर पहुंच जाएं, वरना मुझे अकेले ही इन बीस्ट को कुछ देर रोक कर रखना पड़ेगा। ट्रेन से उतरते ही वाइस कैप्टन यंग शुचिंग मुस्कुराते हुए लिटियन के कंधे पर हाथ रखते हैं। टियन, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें टियन बुलाऊंगा। लिटियन भी मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल वाइस कैप्टन यांग।
तभी टीम का एक दूसरा साथी शियोंगबा लिटियन के पास आकर मजे लेते हुए पूछता है, हम लोग सीधे एलियन बीस्ट से लड़ने जा रहे हैं, डर लग रहा है क्या? ये सुनते ही लिंगर भड़क जाती है और उस लड़के पर चिल्लाती है, मुझे कम आंकना बंद करो, मैंने अपनी पूरी रिसर्च की है। वह आगे धमाकेदार खुलासा करती है, लिटियन ने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान अकेले ही 3 एलियन बीस्ट को धूल चटाई थी। ये सुनते ही उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके पसीने छूट जाते हैं। क्या बात कर रही हो? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यूं फालतू में अपनी बेइज्जती न करवाता। लिटियन हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे वो तो बस अकादमी का सिमुलेशन टेस्ट था, मैंने पहले ही उसे समझ लिया था। वह आगे बेफिक्री से बोलता है, सच कहूँ तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुनकर वाइस कैप्टन यांग शुचिंग सीरियस होकर लिटियन को समझाते हैं, तियन, असली एलियन बीस्ट सिमुलेशन वाले बीस्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। वह आगे ताकीद करते हुए कहते हैं, असली बीस्ट बेहद क्रूर और शातिर होते हैं, इसलिए सावधान रहना। लिटियन उनके शब्दों की गंभीरता को समझते हुए आंखों में चमक के साथ जवाब देता है, जी वाइस कैप्टन, समझ गया। वार्निंग मिलने के बाद पूरी टीम बिना एक पल गंवाए स्टेशन से निकलकर तेजी से जंगल के रास्ते स्पेशल रिफ्ट की तरफ भागती है। उधर सोंगजो स्पेशल रिफ्ट के पास वह बुजुर्ग योद्धा पोर्टल की भयानक हलचल को देखता है। पोर्टल तेजी से घूमने लगता है और उसकी ऊर्जा बेकाबू होने लगती है। योद्धा गंभीर होकर सोचता है, लगता है अब वो लोग वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, मुकाबला अब शुरू होने वाला है। सोंगजो स्पेशल रिफ्ट के पास खड़े बुजुर्ग योद्धा झंगवे देखते हैं कि पोर्टल समय से पहले ही खुलने लगा है। वह गंभीर आवाज में कहते हैं, यह दरार हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खुल गई है। बिना एक पल भी गंवाए झंगवे एक जादुई पीले रंग का सीलिंग स्क्रॉल निकालते हैं और उसे पोर्टल की तरफ फेंकते हैं। स्क्रॉल हवा में खुलता है और पोर्टल के मुहाने पर एक चमकती हुई पायोनियर एक्सक्लूसिव प्रोटेक्टिव शील्ड रूने बना देता है ताकि बीस्ट्स एकदम से बाहर ना आ सकें। इसी बीच लिटियन और बाकी टीम हांफते हुए मौके पर पहुंचती है। आर्मर वाला साथी घबराकर चारों तरफ देखता है, कैप्टन कहाँ है? लिंगर तेजी से आगे बढ़ती है और पोर्टल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाती है, देखो वो तो पायोनियर एक्सक्लूसिव प्रोटेक्टिव शील्ड रूने है। ये देखकर वाइस कैप्टन यांग शुचिंग पूरा माजरा समझ जाते हैं। वो गंभीर होकर कहते हैं, स्पेशल क्रैक समय से पहले ही खुल गया है। वो बिना देर किए पूरी टीम को ऑर्डर देते हैं, कैप्टन अकेले ही बीस्ट को रोकने के लिए पोर्टल के अंदर चले गए हैं, जल्दी करो, हम सबको तुरंत अंदर जाना होगा। जैसे ही वाइस कैप्टन यांग पोर्टल के अंदर कदम बढ़ाते हैं, लिटियन भी आगे बढ़ता है। तभी लिंगर चिल्लाकर रुकने को कहती है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल ही गई थी, अपनी स्टूडेंट आईडी में स्पिरिचुअल एनर्जी डालो, तभी ये प्रोटेक्टिव शील्ड तुम्हें अंदर जाने देगी। वो आगे समझाती है, अकादमी ने ये बैरियर इसीलिए बनाया है ताकि कोई आम इंसान गलती से इस खतरनाक जगह पर न चला जाए। लिटियन मुस्कुराते हुए अपनी आईडी कार्ड निकालता है और उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है। वाह, अकादमी के दिए हुए इक्विपमेंट्स तो सच में बहुत काम के हैं। लगता है उन्हें इस तरह के हालात संभालने का काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है। बैरियर पार करते ही पूरी टीम स्पेशल रिफ्ट की एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा के अंदर पहुंच जाती है। टीम के साथी चारों तरफ चिल्लाकर पुकारने लगते हैं, कैप्टन आप कहाँ हैं? हम लोग पहुंच गए हैं। तभी गुफा की जमीन पर एक मरी हुई कछुए जैसी दिखने वाली बीस्ट की खोपड़ी पड़ी मिलती है, जिसके अंदर से चमकदार पर्पल क्रिस्टल्स और जादुई फ्लूइड बह रहा होता है। ये देखते ही वाइस कैप्टन यांग शुचिंग चौंक जाता है और चौकन्ने होकर गुफा की गहराई में इशारा करते हैं, उधर देखो, वो एक सिल्वर रैंक एलियन बीस्ट है। गहराई में एक विशाल पंखों वाला भयानक वोल्फॉग खड़ा है, जिसकी आंखें लाल आग की तरह सुलग रही हैं। उसके सामने तरकश और तलवार लिए कैप्टन अकेला टिका हुआ है। ये देखते ही वाइस कैप्टन यांग शुचिंग का पसीना छूट जाता है और वो घबराकर चिल्लाता है, एक वोल्फॉग आखिर सी क्लास स्पेशल रिफ्ट में क्या कर रहा है? आर्मर वाला साथी भी बुरी तरह डर जाता है, क्या ये ए ग्रेड सिल्वर एलियन बीस्ट नहीं है? हम इसे बिल्कुल नहीं हरा सकते। कैप्टन तुरंत अपनी जलती हुई लाल तलवार कसकर पकड़ता है और ऑर्डर देता है, स्योंगबा, शुचिंग, हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए आगे बढ़ता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ और मोर्चे को संभालो। फिर वो तुरंत लिंगर की तरफ मुड़कर ऑर्डर देता है, लिंगर तू इस नए लड़के लाइटियन को लेकर तुरंत यहाँ से भाग। लिंगर घबराकर लाइटियन का हाथ पकड़कर खींचने लगती है, जबकि यांग शुचिंग पीछे से चिल्लाता है, बाहर निकलकर मदद लेकर आ, समझी? अपना ध्यान रखना। लिंगर और लाइटियन गुफा से बाहर भागने ही वाले होते हैं कि अचानक गुफा के घने अंधेरे में लाल चमकती हुई आंखें और तेज पंजे दिखाई देते हैं। अंधेरे से हमला होते ही लाइटियन अपनी जलती हुई लाल स्पीयर के साथ बीच में कूद पड़ता है और सीधा बीस्ट के मुंह के अंदर वार कर देता है। ये देखकर लिंगर हैरान रह जाती है और कॉम्पति आवाज में चिल्लाती है, लिटियन। कैप्टन और वाइस कैप्टन यांग शुचिंग फटी आंखों से लिटियन को देखते रह जाते हैं। कैप्टन हैरान होकर बोलता है, ये नया लड़का इतना ताकतवर है? तभी वाइस कैप्टन यांग शुचिंग चिल्लाता है, धिक्कार है, एक सी क्लास रिफ्ट में एक नहीं बल्कि 2 सिल्वर वोल्फॉक्स निकल आए। शियोंगबा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, अबे यार, आज तो हम पक्का गए, चलो आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कैप्टन अपनी लाल तलवार को कसकर पकड़ता है और गंभीर होकर कहता है, कुछ भी हो जाए हमें लिंगर को सही सलामत बाहर निकालना होगा। वह आगे जोड़ता है, और अगर मुमकिन हो तो लिटियन को भी यहाँ से सही सलामत निकालो। वाइस कैप्टन यांग शुचिंग सीरियस होकर कहता है, ठीक है कैप्टन, समझ गया। दूसरी तरफ लिटियन बिना किसी डर के लिंगर की तरफ देखता है और प्यार से पूछता है, सिस्टर लिंगर, तुम ठीक तो हो ना? लिंगर घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं ठीक हूँ जूनियर्स, लेकिन मुझे डर है कि आज हम में से कोई भी यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाएगा। ये सुनते ही बूढ़ा कैप्टन सीरियस होकर गरजता है, लिंगर, हम तीनों, कैप्टन, शियोंगबा और वाइस कैप्टन शुचिंग, अपनी जान की बाजी लगाकर इन 2 वोल्फॉक्स को रोकेंगे। वो आगे हिदायत देता है, लिटियन साइड से हमारा सपोर्ट करेगा, तू मौका देखकर यहाँ से भाग निकल। लिंगर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाती है, कैप्टन, ये 2 वोल्फॉक्स हैं,
मैं आपको ऐसे छोड़कर अकेले कैसे भाग सकती हूँ। कैप्टन की आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं पर वो कड़क आवाज में कहता है, हमारी इस कुर्बानी को बेकार मत जाने देना। इन दो वॉलफॉक्स का मुकाबला करना हमारी औकात से बाहर है। विशाल वॉलफॉक्स पूरी टीम को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। सब लोग घबराए हुए मौत के साए में खड़े हैं। तभी लाई तियन के चेहरे पर एक कातिलाना और कूल मुस्कान स्मिर्क आती है। वह शांत होकर सीधे कैप्टन से पूछता है, कैप्टन क्या हो अगर यहाँ सिर्फ एक ही वॉलफॉक बचे तो? ये सुनकर कैप्टन पूरी तरह चौंक जाता है और फटी आंखों से उसे देखते हुए पूछता है, तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या तू अकेले एक वॉलफॉक से भिड़ने वाला है? ली तियन कैप्टन को कहता है, बस 5 मिनट कैप्टन। ये सुनकर वाइस कैप्टन यांग शूचिंग का दिमाग चकरा जाता है और वो घबराकर चिल्लाता है, ली तियन क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? ली तियन तुरंत वाइस कैप्टन की तरफ देखकर कड़क आवाज में टोकता है, वाइस कैप्टन इमरजेंसी का टाइम है, बकवास में टाइम वेस्ट मत कर। इतना बोलते ही लाई तियन अपना भाला चमकाते हुए सीधे एक विशाल सिल्वर वॉलफॉक पर हमला बोल देता है। पूरी टीम हैरान होकर उसे लड़ते हुए देखती रह जाती है। कैप्टन तुरंत स्थिति को भांप जाता है और अपनी लाल तलवार लहराते हुए चिल्लाता है, वाइस कैप्टन सच में इमरजेंसी है, टाइम बर्बाद मत करो। वह अपनी टीम को लीड करते हुए दहाड़ता है, ली तियन की इस कुर्बानी को बेकार मत जाने देना, हम इस दूसरे वाले वॉलफॉक का काम तमाम करेंगे। लिंगर मुड़कर ली तियन को भयानक बीस्ट से अकेला भिड़ते हुए देखती है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही होती है। प्लीज तुम्हें कुछ न हो, मरना मत। ली तियन अपनी आंखों में बिजलियां समेटे हुए ठंडिया भरता है। हाँ, मुझे लगा था कि आज थोड़ा आराम मिलेगा, सोचा था कि आते ही सीधा अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। सिल्वर रैंक बीस्ट सच में काफी ताकतवर है। लाई तियन अपने मन ही मन अपनी आखिरी उम्मीद को आवाज देता है, सिस्टम उम्मीद है कि तू मेरी जान बचाने के लिए काफी ताकतवर होगा। तभी लाई तियन की आंखों के सामने सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है। सिस्टम वार्निंग देता है, सिस्टम अलर्ट, होस्ट सावधान रहें, बिना सोचे समझे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करने से आपका शरीर बिखर सकता है। ली तियन बिना किसी डर के गंभीर चेहरा बनाकर जवाब देता है, बस 1 मिनट, 1 मिनट काफी है। अल्टीमेट फ्यूजन फॉर्म 3 मार्शल सोल्स असेंबल। ली तियन पूरे जोश से चिल्लाता है और उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठती है। बहुत हुआ, 3 मार्शल सोल्स पोजेस, मार्शल सोल फ्यूज। धमाकेदार गोल्डन ऑरा चारों तरफ फैल जाती है। रोशनी छटते ही लाई तियन एक विशाल 3 सिरों और 6 हाथों वाले महाशक्तिशाली गोल्डन मार्शल अवतार में बदल जाता है। ली तियन को एक भयानक सुनहरे अवतार में बदलते देख वाइस कैप्टन चकित होकर चिल्लाता है, लिंगर ये ली तियन ये सच में इतना ताकतवर है? क्या ये वाकई सिर्फ एक फ्रेशमैन है? कैप्टन की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। वह माजरा समझकर गंभीर आवाज में चिल्लाता है, सब लोग ध्यान लगाओ, भटको मत। ली तियन ने यकीनन कोई फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल की है। कैप्टन तुरंत हुक्म देता है, जल्दी करो, इस दूसरे वाले वॉलफॉक को खत्म करो ताकि हम ली तियन की मदद करने पहुंच सकें। दूसरी तरफ 3 सिरों और 6 हाथों वाला ली तियन का गोल्डन मार्शल अवतार सीधे गरजता है, आजा दरिंदे, आज देख ही लेते हैं कि तू कितना पानी में है। इतना कहते ही ली तियन का अवतार और सिल्वर वॉलफॉक हवा में ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों के बीच इतनी भयानक टक्कर होती है कि पूरी गुफा में धमाका हो जाता है। लड़ाई के दौरान कैप्टन अपनी टीम को लीड करते हुए स्योंगबा को हुक्म देता है, स्योंगबा अपनी शील्ड उठा और फ्रंट लाइन को संभाल, हमें बस 10 सेकंड का टाइम दे। कैप्टन तुरंत वाइस कैप्टन की तरफ मुड़कर चिल्लाता है, शोचिंग तू अपना अल्टीमेट मूव निकाल और इस बीस्ट पर सीधा अटैक कर। वाइस कैप्टन तुरंत हवा में अपनी शक्ति जगाते हुए लिंगर को हिदायत देता है, लिंगर मेरे साथ साइड से हमला कर और इसे भटका। लिंगर बिना एक पल गंवाए अपनी बैंगनी गुलाबी आंखों की ताकत जगाती है और हवा में उछलकर सीधा वोल्फॉक पर लपकती है। दूसरी तरफ श्योंगबा पूरी जी जान लगाकर अपनी चमकीली शील्ड से वोल्फॉक के हमलों को रोकता है, जिससे गुफा की दीवारें हिल जाती हैं। लिंगर हवा में कलाबाजी खाते हुए अपनी तलवार से वोल्फॉक पर जोरदार वार करती है। वहीं बूढ़ा कैप्टन भी पूरी ताकत से वोल्फॉक के माथे और चेहरे पर घूंसे और अपनी लाल तलवार से करारा हमला बोलता है। लेकिन टकराने के बाद कैप्टन दर्द और गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाता है, इस जंगली दरिंदे की चमड़ी तो हद से ज्यादा कठोर है, मेरे हमले इस पर बेअसर हो रहे हैं। तभी दूर वॉलफॉक से लड़ रहा लाई तियन मौका ताड़ लेता है और चीखकर कैप्टन को सही वीक पॉइंट बताता है, कैप्टन उसकी चमड़ी पर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा उसकी कमर पर निशाना साधो। लाई तियन का इशारा मिलते ही लिंगर अपनी नीली जादुई तलवार में पूरी ताकत भरकर सीधे वॉलफॉक की कमर पर गहरा वार करती है। नीली रोशनी का एक भयानक धमाका होता है। वॉलफॉक दर्द से छटपटाता हुआ आसमान की तरफ मुंह करके भयानक चीख मारता है। ये देखकर टीम खुशी से चिल्ला उठती है, कैप्टन ली तियन की ट्रिक काम कर रही है, ये चाल असर दिखा रही है। लेकिन वॉलफॉक घायल होते ही और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। वो दर्द के मारे पागलों की तरह घूमकर अपनी विशाल पंखों और पंजों से सीधा लिंगर पर जानलेवा हमला कर देता है। ली तियन दूर से यह देखते ही दहल जाता है और आंखें फाड़कर चिल्लाता है, लिंगर ध्यान से बचो। पर बहुत देर हो चुकी होती है। वॉलफॉक का भारी भरकम वार लिंगर को सीधा लगता है और वो हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरती है। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ती है। लिंगर को जमीन पर खून से लथपथ तड़पते देख कैप्टन का दिमाग सुन्न हो जाता है। ली तियन के सब्र का बैंड टूट जाता है। उसकी आंखों में हैवानियत उतर आती है। साले दरिंदो, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। उसका 3 सिरों और 6 हाथों वाला गोल्डन मार्शल अवतार अपने एक हाथ में एक विशाल चमकीला और बेहद घातक स्पीयर समन कर लेता है। वॉलफॉक भयानक दहाड़ मारता है, लेकिन ली तियन का अवतार अपनी 6 भुजाओं से उसे कसकर जकड़ लेता है। तियन जख्मी हालत में भी हिम्मत जुटाकर चिल्लाता है, कैप्टन मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। कैप्टन वॉलफॉक से भिड़ते हुए चिल्लाकर रोकता है, ज्यादा उछल मत, खुद को जोखिम में मत डालो, हम इसे धीरे धीरे थका देंगे। लेकिन ली तियन पीछे जमीन पर पड़ी बेसुध लिंगर को देखकर तड़प उठता है और चीखता है, लिंगर सेनपाई जिंदा भी है या नहीं हमें नहीं पता, हम इस लड़ाई को और लंबा नहीं खींच सकते।
कैप्टन ली तियन का अवतार वुल्फहॉक को अपनी पूरी ताकत से दबोचे रखता है ताकि वह रत्ती भर भी हिल न सके। ली तियन अपनी पूरी शक्ति झोंकते हुए गरजता है, वाइस कैप्टन उड़ा दो इसे। वाइस कैप्टन हाथ में अपना चमकता हुआ टैलिस्मन पकड़कर झिझकते हुए चिल्लाता है, नहीं, अगर मैंने ब्लास्ट किया तो तुम भी हमले की चपेट में आ जाओगे और बच नहीं पाओगे। तभी तपे हुए योद्धा कैप्टन अपनी भारी आवाज में गंभीर होकर हिदायत देते हैं, शोचिंग, ली तियन पर भरोसा रखो। वैसे भी लिंगर अब और ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, हमें ये करना ही होगा। कैप्टन का इशारा मिलते ही वाइस कैप्टन अपनी हथेलियों में भयानक नीली जादुई एनर्जी का गोला तैयार करता है। वह सीधा वुल्फहॉक पर जानलेवा नीली एनर्जी की बीम दाग देता है। पूरे गुफा में बिजलियां कड़क उठती हैं। धमाका शांत होते ही वाइस कैप्टन घबराकर धुएं के बीच देखता है और चीखता है, ली तियन। धुआं हटते ही ली तियन जमीन पर बेसुध पड़ा मिलता है। कैप्टन तुरंत उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन पर हाथ रखकर नब्ज चेक करते हैं और राहत की सांस लेते हैं। ये जिंदा है, चोट कितनी गहरी है ये नहीं पता, लेकिन इसका सांस लेना ही बहुत बड़ी बात है। वाइस कैप्टन हक्का बक्का होकर चारों तरफ देखता है और खुद से बड़बड़ाता है, एक बार एकेडमी पहुंच जाए तो वहां इसका इलाज हो जाएगा। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने ये कर दिखाया। स्योंगबा चट्टान से टिककर बैठ जाता है और खुशी से खिलखिलाते हुए दांत निकालता है, अरे वाह, हमने सच में दो वुल्फ ईगल्स को ढेर कर दिया। अब तो हम मालामाल हो जाएंगे भाई। लेकिन कैप्टन की गंभीर आवाज उसकी खुशी पर पानी फेर देती है। कैप्टन कड़क लहजे में डांटते हुए कहते हैं, भूल मत स्योंगबा, अगर आज हमारे इस जूनियर लाइतियन की ताकत का अचानक धमाका न हुआ होता तो हम में से किसी को पता भी न चलता कि हम कब मर गए। कैप्टन गंभीर चेहरा बनाकर आगे कहते हैं, वापस लौटने के बाद इस पूरे हादसे के बारे में सब शांत रहेंगे, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। वाइस कैप्टन शाओचिंग अपने चश्मे को ठीक करते हुए गहराई से सोचते हुए कहता है, लॉजिकली देखा जाए तो मिशन की सारी जानकारी इंटेल सीधा एकेडमी की तरफ से असाइन की जाती है, फिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। वो अपने चश्मे के पीछे से तीखी नजरों से देखते हुए आगे जोड़ता है, इस लेवल की रिफ्ट को संभालने के लिए कम से कम 2 स्क्वाड की एक साथ जरूरत होती है, ये नॉर्मल नहीं है। स्योंगबा अपना सिर सहलाते हुए उलझन में आ जाता है और पूछता है, स्वॉर्ड, शील्ड, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ये 2 वुल्फ ईगल्स बस एक एक्सीडेंट बनकर अचानक सामने आए और पूरी टीम घायल लिंगर और ली तियन को अपनी पीठ पर लादकर एकेडमी की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ वैंगार्ड एकेडमी के एक ऑफिस में असली खेल चल रहा होता है। चश्मा पहने एक मक्कार आदमी कंप्यूटर पर बैठकर मिशन का छुपाया हुआ डेंजर डेटा रिस्टोर कर रहा होता है। उसी ने जानबूझकर इस मिशन की खौफनाक जानकारी छुपाकर पूरे स्क्वाड को मौत के मुंह में भेजा था। वह अपने अजीब से आंख वाले डिवाइस पर अपने भतीजे से बात करते हुए धूर्तता से मुस्कुराता है और कहता है कि अब तक तो पूरी टीम भेड़ियों के पेट में दफन हो चुकी होगी। उसे पूरा भरोसा है कि इस खौफनाक साजिश की भनक किसी को भी नहीं लगेगी। वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा बदल देता है। वो खुद से बड़बड़ाता है कि उसने बस मिशन के नोट्स चेतावनी छुपा दी थी, जिसे अब उसने चुपचाप और बिना किसी सबूत के फिर से रिस्टोर कर दिया है ताकि किसी को शक न हो। स्क्रीन पर अतिरिक्त सिल्वर ग्रेड बीस्ट की चेतावनी वापस आ जाती है। दूसरी तरफ पूरी टीम सही सलामत वैंगार्ड एकेडमी के मेन गेट पर पहुंच जाती है। कैप्टन कड़क आवाज में हिदायत देते हैं, शोचिंग, तुम सीधे मिशन ऑफिस जाकर टास्क सबमिट कर दो। स्योंगबा, ली तियन को अपनी पीठ पर लादो और मेरे पीछे आओ। ली तियन अब थोड़ा होश में आ जाता है और कहता है, कैप्टन, मुझे नीचे उतार दीजिए, अब मैं खुद चल सकता हूँ। लेकिन स्योंगबा उसे उतारने से साफ मना कर देता है और हंसते हुए कहता है, अरे से कैसे, तुम तो हमारी टीम के बड़े हीरो हो, अगर रास्ते में तुम्हें फिर से चोट लग गई तो। ली तियन मुस्कुराते हुए उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ एकेडमी के कमरे में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। डीन मुंह दांत भींचकर गुस्से में चिल्लाते हैं, लानत है। ये देखकर लिंगर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हुए चिंता से कहती है, आप पहले शांत हो जाइए। डीन गंभीर चेहरा बनाकर कड़क आवाज में कहते हैं, हादसा होने की गुंजाइश बहुत कम है। अभी हम ये नहीं जानते कि तुम लोगों को कौन निशाना बना रहा है, लेकिन उसने हद पार कर दी है। इंसानों को अपनों का ही खून बहाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तभी वाइस कैप्टन शूचिंग दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आता है और अपनी चमचमाती क्रिस्टल कार्ड स्क्रीन दिखाता है। वह खुलासा करते हुए कहता है, डीन, बॉस, मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। देखिए, सिस्टम का ये मिशन उस टास्क से बिल्कुल अलग है जो हमें सौंपा गया था। इसमें दूसरा वुल्फ ईगल होने की अहम चेतावनी लिखी है, जबकि हमारे पास आए ओरिजिनल टास्क में ये नोट गायब था। कैप्टन गुस्से में बोलते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ दूसरा वुल्फ ईगल होगा। डीन मुट्ठी भींचकर गरजते हैं, ये सब मुझे अंधा समझते हैं क्या? वाइस कैप्टन शक जताते हुए कहता है कि किसी ने जानबूझकर ये जानकारी छुपाकर स्क्वाड की जान जोखिम में डाली थी। लिंगर भी डरते हुए मानती है कि अगर ली तियन न होता तो पूरी टीम खत्म हो जाती। डीन सब कुछ समझकर भरोसा दिलाते हैं, मैं इस साजिश की तह तक जाऊंगा और तुम्हें इसका जवाब दूंगा। फिर कैप्टन अपनी टीम को सख्त ताकीद देते हैं, वापस जाकर किसी के सामने मुंह मत खोलना और चुपचाप नजर रखो कि आसपास कौन अजीब हरकत कर रहा है। डीन के कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही पूरी टीम कॉरिडोर में आगे बढ़ती है, सामने से टीचर चू आते दिखते हैं। ली तियन और पूरी स्क्वाड को जिंदा और सही सलामत देखकर टीचर चू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये देखते ही अपना हीरो ली तियन तुरंत भांप लेता है और तीखे तेवर में पूछता है, टीचर चू, हमें देखकर आप इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? टीचर चू अपनी घबराहट छुपाते हुए संभल कर बोलते हैं, अरे क्या मैं सच में हैरान लग रहा हूँ? तुम लोग तो मिशन पर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या मिशन फेल हो गया? इस पर ली तियन अपनी पैनी नजरों से उन्हें घूरते हुए सीधा सवाल दागता है, आपको कैसे पता चला कि हम किसी मिशन पर गए थे? टीचर चू चालाकी से मुस्कुराते हुए सफाई देते हैं, इसमें अजीब क्या है, मैं मिशन ऑफिस का टीचर हूँ, इतना तो पता ही होगा। ये कहकर वो निकल जाते हैं।
लिंगर परेशान होकर हीरो लीतियन से पूछती है, क्या हुआ लीतियन? क्या टीचर चू कुछ अजीब हरकत कर रहे हैं? इसके बाद सब डोम रूम में इकट्ठा होते हैं। लीतियन गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, मुझे लगता है मेरी वजह से आप सब इसमें फंस गए। कैप्टन पूछते हैं, तो क्या चूलान की तुमसे पुरानी दुश्मनी थी? उसने तुमसे बदला लेने के लिए मिशन के डेटा में फेरबदल किया। लीतियन जवाब देता है, हाँ कैप्टन, उसके जूनियर्स हमेशा मेरे प्रति दुश्मनी रखते आए हैं। उसके अलावा किसी और के पास हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। लिंगर भी सहमत होते हुए कहती है, अभी जब उसने हमें देखा तो उसके चेहरे के भाव सचमुच गड़बड़ थे। ये सुनते ही टीम का मेंबर गुस्से में चिल्लाता है, उस कमीने को तो मैं अभी मार डालूंगा। पर यांग शुचिंग उसे तुरंत रोकता है, चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हें क्या लगता है वो अपनी गलती मान जाएगा? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये उसी का काम था? इस पर टीम का दूसरा साथी गुस्से में मेज पर हाथ पटक कर चिल्लाता है, तो क्या हम यूं ही चुपचाप खुद को फैसले दें? तभी अपना हीरो लीतियन आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे पास एक तरकीब है, सब पास आओ। लिंगर, यंग शुचिंग और पूरी टीम टेबल के पास इकट्ठी होती है और एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर लाइतियन के मास्टर प्लान में साथ देने की कसम खाती है। प्लान के मुताबिक लाइतियन सीधा टीचर चू के ऑफिस में एंट्री मारता है। टीचर चू उसे देखते ही पूछते हैं, लाइतियन तुम्हें क्या चाहिए? लाइतियन सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मैं अपनी स्क्वाड का मिशन रिवॉर्ड लेने आया हूँ। फिर उनके उतरते चेहरे को देखकर चुटकी लेते हुए पूछता है, कोई दिक्कत है क्या? टीचर चू रुखे अंदाज में कहते हैं, मुझे तुम लोगों की रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले कोई इनाम नहीं मिलेगा। इस पर लाइतियन गुस्से में पूछता है, जब हम सब जिंदा वापस लौट आए हैं तब भी जांच की क्या जरूरत है? ये सुनते ही टीचर चू शातिर मुस्कान के साथ अपने असली प्यादे खोलते हुए कहते हैं, दो वुल्फ ईगल्स के घेराव में तुम लोगों जैसी मामूली ताकत वालों का जिंदा बच निकलना क्या नॉर्मल बात है? और फिर गंभीर होकर इल्जाम ठोकते हैं, मुझे तो शक है कि तुमने टास्क पूरा भी किया है या नहीं।